यूपीएससी की तैयारी में 3 साल से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है। 3 साल 3 साल से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है और बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो 3 साल के बाद फिर कभी सेलेक्ट होते हैं। तो हिंदी मीडियम के पास 3 ताकतें हैं। एक, वो समझता बहुत अच्छे से है। दूसरा, वो शॉर्टकट नहीं लेता, वो कितनी भी मेहनत कर लेता है। और तीसरा, यूपीएससी का पूरा का पूरा सिलेबस उसी की ज़िंदगी है, उसी का अनुभव है। अगर वो अपने अनुभव को कॉन्फिडेंस के साथ कागज़ पे उतार दे तो वो टॉपर है। और सबसे बड़ी चीज़, हिंदी में एक ढंग की कोचिंग नहीं है देश में, एक भी ढंग की कोचिंग नहीं है। जो हिंदी मीडियम की यूपीएससी कोचिंग्स हैं वो बेसिकली वनडे एग्जाम्स की कोचिंग है। अच्छा। वनडे एग्जाम के लेवल पे पढ़ा रही हैं और बच्चों को लगता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ स्वाति। और आज का जो हमारा शो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो है हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके एक मार्गदर्शक हैं जिनका नाम है श्री लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, जिन्हें आजकल के बच्चे सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और भोपाल के सिविल सर्विसेज क्लब के संस्थापक भी हैं। उन्होंने सुपर 100 जैसी अनोखी पहल की कोचिंग की शुरुआत की और आज उनका चयन प्रतिशत पूरे मध्य प्रदेश क्या समूचे भारत में सबसे ज्यादा होता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूपीएससी की रणनीति, हिंदी और इंग्लिश माध्यम के छात्रों की चुनौतियां, भावात्मक संघर्ष, उन छात्रों के लिए रास्ते, परीक्षा किस प्रकार ली जाती है, तैयारी किस प्रकार की जाती है, कई सारी बातें। सर ने आज हमारे इस एपिसोड में हमको वो सब बताया जो एक टीचर हर बच्चे को बताना चाहते हैं, और उनकी नज़रों में हर बच्चा स्पेशल होता है। तैयारी कैसे करी जाती है, परीक्षा में आगे कैसे आया जाता है, और सिलेक्शन पूरे इंडिया में यूपीएससी के क्यों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में होते हैं, इसका भी कारण है। और अगर आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का कराना तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति वापस से आ गई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे बीच कौन आया है। जी बिल्कुल, लक्ष्मी शरण मिश्रा सर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया ही होंगे, तभी बच्चे सारे बढ़िया हो। सर, शुरुआत करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। ये मेरा सौभाग्य है। सर, सौभाग्य हमारा है और हमारे व्यूअर्स का, और हमारे बच्चे जो इस टाइम ये शो देख रहे हैं उनका सौभाग्य है। सर, आगे बढ़ते हैं, जल्दी-जल्दी बातें करेंगे ठीक क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बच्चे राह देख रहे होंगे आपकी। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक टीचर हूँ और कुछ 20-25 साल से सिविल सर्विसेज के बच्चों की मदद कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा बड़े सपने देखें, उन सपनों के लिए उनके अंदर हिम्मत जगाता हूँ, उन सपनों को चेज़ करने में उनकी मदद करता हूँ, उनकी डिफ़िकल्टी दूर करने की कोशिश करता हूँ और उनकी वहाँ दोस्त के तौर पे मदद कर देता हूँ, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, जहाँ कई बार पेरेंट्स नहीं होते हैं, जहाँ कई बार पेरेंट्स चूक जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि पिछले 25 साल से मैं बच्चों के बीच हूँ, उन बच्चों को बड़े सपने दिखाता हूँ, बड़े सपने पूरा करने के लिए मेहनत करने में मदद करता हूँ और उनको सफल होते देख कर के मुझे लगता है कि मैं अपने ज़िंदगी में सफल हो रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि जब मैंने सिविल सर्विसेज़ क्लब के बारे में सुना और सुपर 100 जो आपकी स्टूडेंट्स जो आपने बताया हिसाब से आप क्लासेस लेते हैं, 100 बच्चे चूज़ करते हैं, और आपने ऐसा बताया कि रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। हमने जब और जगह से सर आपके बाद और लोगों से सुना, सर आप बिलीव करेंगे, एक बच्चा बाहर था, बिहार में। जब मैंने उससे बात करी, एक्चुअली वो पहचान का था, तो अरे सर के साथ में है, सर वो बहुत खुश हुआ। तो आई जस्ट टेल कि कैसे तुम जानते हो? अरे बोले, मैं सर को फ़ॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो दैट मोमेंट सर, जब ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं कि जो आपके सुपर 100 में नहीं हैं, तो दैट मोमेंट क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्योंकि क्वेश्चंस भी आते होंगे उनके, आपसे कई लोग पूछते होंगे, तो वो प्रतिक्रिया कैसी रहती है? देखिए आप अगर किसी बच्चे की आज के समय में मदद कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा खुद को ही नहीं समझ रहा है। बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद की ज़िंदगी को आगे 50 साल 60 साल के आगे तक देख पाते हैं। उसके लिए कुछ सपने देख पाते हैं और जब वो अपने सपने देख लेते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए सबके पास एक जैसे संसाधन नहीं होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को बधाई देता हूँ जो कम से कम आगे की दुनिया देख पा रहे हैं, आगे के लंबी ज़िंदगी को इमेजिन कर पा रहे हैं, उसके सपने देख पा रहे हैं। और फिर जब वो बच्चे अगर संसाधनों की कमी के कारण, किसी कारण से सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कभी कहीं फँस जाते हैं, कहीं उलझ जाते हैं, परेशान दिखते हैं,
तो कोशिश होती है कि जिस भी माध्यम से हम उन तक, ठीक है, हम उनको 24 घंटे अपने आप पास नहीं रख सकते, हम उनकी हर चीज़ में मदद नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, पर कम से कम उनके अप्रोचेस को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और विश्वास मानिए, मैं तो उस दौर का हूँ जब गूगल नहीं आया था, हमने उस दौर में पढ़ाई की है। और उस दौर में चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं थी। रीज़न, हमें जितनी चीज़ें पता होती थी, हम उसे करने के लिए हमारे पास टाइम होता था। बिल्कुल, आजकल इन्फॉर्मेशन का जो ये ओवरलोड है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इसने बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो आज बच्चा जो अगर गाँव कस्बे में बैठा हुआ है, उसके पास भी इंटरनेट है, यूट्यूब है, और इस कारण से वो बच्चा इतना कन्फ्यूज़ है। तो मेरा काम, कोशिश यही होती है कि भई तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, पर कम से कम तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दूँ कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करना चाहिए। और आज के समय में इतने कन्फ्यूज़न में एक क्लैरिटी अगर मिल जाए, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अपने लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ आपका शो या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि उन्हें थोड़ा-सा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ। जैसे कि सर आप बच्चों के लिए आइकन बन चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि आप भले ही ना बोलें, पर आपके स्टूडेंट या आपसे जो लोग जुड़े हैं, वो सब आपको अपना आइकन मानते हैं। तो सर आपका आइकन कौन है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि सुपर 100 की सोच, क्योंकि सर हम कोई भी नया काम अगर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सोच की ज़रूरत रहती है कि एक विज़न हमारा क्लियर होना चाहिए। सर तो ये सोच कहाँ से आई कि हम सुपर 100 ये एक ऐसी चीज़ लेकर आएँगे जो बच्चों के लिए हेल्प करेगी और इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में वो बच्चे फाइट कर सकेंगे? देखिए, अगर मैं, इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि मेरा आइकन या रोल मॉडल कौन है, तो हम लोग जिस समय बड़े हो रहे थे, उस समय कलाम साहब हम सबके रोल मॉडल हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और कलाम साहब जब हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे, उस समय भी मैंने देखा है कि वो बच्चों के बीच जाते थे, बातचीत करते रहते थे। उसके बाद जब वो हमारे देश के हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँचे, प्रेसिडेंट बने, तब भी वो कभी भी उन्होंने बच्चों से मिलना, लेक्चर देना बंद नहीं किया। इनफैक्ट आपको पता नहीं, जानकारी है या नहीं, कि उनके अंतिम क्षण में भी वो लेक्चर ले रहे थे, बिल्कुल, वो पढ़ा बिल्कुल। रहे थे। जी, यहाँ से प्रेसिडेंट से उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो चेन्नई गए और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए थे, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे, और वहाँ से उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद तक का जो सफ़र तय किया, उसमें उन्होंने हर जगह ये एहसास किया कि बहुत बच्चे हैं जिन्हें अगर सही दिशा दे दी जाए, जिन्हें प्रेरणा दे दी जाए, तो वो शायद वो सपने देख लें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और उनका एक कोट मुझे हमेशा याद आता है कि एक्चुअली वो सबसे बड़ा गरीब है जिसके सपने बड़े नहीं हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमने अपने जीवन में, या मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेरणा मिली, तो वो डॉक्टर कलाम थे। हमने मुझे सौभाग्य मिला था उनसे एक बार फ़ोन पर बात करने का भी, जब अच्छा। हम बच्चों के लिए कुछ एक इनिशिएटिव भोपाल में कर रहे थे, वेकअप किड फेस्ट, तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाह रहा था, तो तब मेरी बातचीत भी उनसे हुई थी, और लाइफ़ टाइम वो था। बाकी अगर मैं सुपर 100 बैच की बात करूँ, तो कुछ ऐसा है कि हमने सिविल सर्विसेज़ क्लब कैसे शुरू किया, मैं अगर उससे शुरू करूँ, तो मैं भोपाल आया, और भोपाल आकर के, जब मैं भोपाल आया, तब मैं अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा था, नौकरी में आया था भोपाल। और जब मैं ब्रिटिश काउंसिल में था, तो यहाँ पर जाकर के जब मैं बुक स्टोर्स पे जाता था, तो मुझे पता चला कि भोपाल में तैयारी करने वाले लोग ही नहीं हैं। यहाँ पर यूपीएससी की एक मैगज़ीन नहीं मिलती थी, जबकि ये इतना बड़ा शहर है। यहाँ पर कम से कम 200 आईएएस ऑफ़िसर्स रहते हैं, 200-300 बिल्कुल, बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स रहते हैं। यहाँ पर मैगज़ीन नहीं मिल रही है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं है, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है। तो जब मुझे 2008 में ब्रिटिश काउंसिल बंद हुई, और 2008 में जब जब मुझे विवेकानंद लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जाए, जहाँ पर इतने सारे आईएएस अधिकारी जो भोपाल में रहते हैं, उन्हें बच्चों से सीधे जोड़ा जाए। तो हमने सिविल सर्विसेज़ क्लब नाम के इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, जिसका शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि हमने, आजकल जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन सर, जी, मैं उनके ऑफ़िस गया, तब वो सीएम सेक्रेटरी हुआ करते थे। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि सर, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि सर्विंग ऑफ़िसर जो बहुत सीनियर हैं, वो सीधे बच्चों से बातचीत करें, और पहले तो ये बताएँ कि ये जॉब है कैसा? ताकि जिसने कभी नहीं सोचा, वो भी इस जॉब को देख करके इसमें आने की कोशिश करे, और जिसने इसमें कुछ गलत चीज़ें देख ली हैं, वो चला भी जाए। तो सही बच्चा सही मोटिवेशन के साथ इन सर्विसेज़ में आए। और ये जो रोल मॉडल्स हैं, जो आस-पास हैं उनके, जो बड़े नामी ऑफ़िसर्स हैं, जब उनसे सीधे जुड़ जाएँगे, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसके आस-पास इकोसिस्टम है तैयारी करने का। बिल्कुल। तो 2008 में इनफैक्ट अनुराग जी ही हमारे पहले स्पीकर थे 2008 में, और उसके बाद हमने काउंट किया, तो लगभग 60 आईएएस और आईपीएस ऑफ़िसर्स ने हमारी वर्कशॉप्स को एड्रेस किया, जिसमें मैं दोनों लाइब्रेरी, मेरे पास विवेकानंद लाइब्रेरी थी, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी भी देखता था। तो हम वहाँ लगातार वर्कशॉप्स करते थे, आईएएस ऑफ़िसर्स आते थे, सीनियर आईएएस ऑफ़िसर आते थे, और जो भी उस दौर में बड़े नामी अफ़सर रहे हैं, वो सारे के सारे आए हैं। अच्छा। कभी किसी ने मेरे एक भी कॉल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी अधिकारी ने मना किया हो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
और ये शहर की खूबसूरती है। तो हमने सिविल सर्विसेज शुरू किया था बेसिकली सीनियर ऑफिसर्स को बच्चों से जोड़ने के लिए। फिर जब वो बच्चे जुड़ गए, एक बड़ा नंबर आ गया, तो फिर मैंने उनमें से 10 लोग चुने और उनका एक संडे डिस्कशन ग्रुप बनाया। ये संडे डिस्कशन ग्रुप हमने 2008 में ही शुरू किया था, जिसने 2012-13 तक हर साल लगभग 10 लोग हम लेते थे। उन 10 लोगों में से हर बच्चा प्रीलिम्स निकाल लेता था और हर अच्छा। साल 2-3 सिलेक्शन तो होता ही था। ये यूपीएससी के लिए था। तो हमने केवल 10 लोग हम लेते थे, हम केवल संडे डिस्कशन करते थे हुँ, और उसे भी हम कलेक्टिव एफर्ट कहते थे कि ये अच्छा। कलेक्टिव प्रोप्रिएटरी इकोसिस्टम है। इसमें एक टीचर और बाकी स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे सब इक्वल पार्टिसिपेंट है। तो सिविल सर्विसेज बेसिकली एक ग्रुप स्टडी प्लेटफॉर्म की तरह शुरू हुआ। पहले ब्यूरोक्रेट्स का मोटिवेशन, फिर एक ग्रुप स्टडी प्लेटफॉर्म, फिर हमने ढेरों क्विज़ेस क्रिएट करने की कोशिश की ताकि इस शहर में जो भी बच्चा जहाँ भी रहता है वो आकर के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, क्विज़ेस करे, रीडिंग मैराथन्स किए। तो इन सब चीज़ों से शहर में थोड़ा माहौल बना। एमपीपीएससी सुपर 100 और आईएएस सुपर 100 बैच का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, अगर मैं उसकी थोड़ी-सी शुरुआत की बात करूँ तो साल 2012 के आसपास एमपीपीएससी रेगुलर हो गया। पहले हुँ, डिकेड में एमपीपीएससी बहुत रेगुलर नहीं था। 2012 के आसपास जब एमपीपीएससी रेगुलर हुआ, तो भोपाल में एमपीपीएससी की एकाध कोई कोचिंग थी और वो भी डेढ़ 2 लाख रुपए चार्ज करती थी। उस दौर में डेढ़ 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। आज 2012 में। हाँ, आज भी बड़ा अमाउंट है। तो उस समय सेंट्रल लाइब्रेरी हमें मिली थी, नई-नई सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल एक पुरानी लाइब्रेरी है, पुराने भोपाल में है हुँ, और ऐसी लाइब्रेरी थी कि वहाँ जाने तक का रास्ता अच्छा नहीं था। अच्छा। तो उस समय जो जिला प्रशासन था, निकुंज श्रीवास्तव जी ने उसे जाने बैठने लायक बनाया और हमने उस लाइब्रेरी को पॉपुलर करने के लिए 1 लाख किताबें हैं, बहुत ज़बरदस्त विशाल लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी को पॉपुलर करने के लिए प्लस इस समस्या का समाधान ढूँढने के लिए कि बच्चों को एमपीपीएससी देना है, पर पैसे नहीं है, इस कारण से वो उनका सपना वो नहीं देख पा रहे हैं। तो हुँ, हमने वहाँ पर एक चैलेंज की तरह से स्वीकार किया। एमपीपीएससी सुपर 100 बैच जब हमने शुरू किया, पहले तो हमें बच्चे भी पूरे 100 नहीं मिले। हमने ₹1500 फीस रखी और मुझे याद है 45 दिन का कोर्स था। ₹1500 ₹1500 फीस थी, जब मार्केट में मतलब शहर में कोई भी कोचिंग डेढ़ लाख रुपए से कम नहीं ले रही थी, वही तो हमने सर। ₹1500 फीस रखी। हमने 45 दिन हमारे पास थे, 45 दिन बाद एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मैंने उसे 3 लेवल पे शुरू किया। मैंने सबसे पहले जिन बच्चों को लिया उनकी 1 टू 1 काउंसलिंग की हुँ, और उन्हें समझा कि उनकी असल में क्या लेवल है, उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़, उनका क्या फ़ियर है, उसे समझा। उसके बाद फिर मैंने एक दौड़ाने वाला मॉड्यूल क्रिएट किया। मैंने उनसे कहा 24 घंटे तुम्हारे मेरे पास हैं। हुँ, बस सोने और खाने का टाइम ले लो, जो कि 6 या 7 घंटे होता है। बाकी टाइम तुम क्या कर रहे हो उसका टाइम ऑडिट मुझे रोज़ चाहिए। तो रोज़ सुबह 3 घंटे में एक टॉपिक समझाता था। हुँ, उसके बाद उनको असाइनमेंट मिलता था कि घर जाके इसे रटो। अगले दिन सुबह उसका टेस्ट होता था और जो जीतता था उसे कैश प्राइज़ देते थे। अच्छा। तो लालच इंसान से बहुत अच्छे काम करा लेती है और उस उम्र में तो बहुत काम करा लेती है। अगर हर दिन आपको पढ़ने का ₹1000 मिले तो कोई भी पढ़ना चाहेगा। ये लालच आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं इसी तरीके से बच्चों से मेहनत करा लेता हूँ। बचपन में जैसे हम कुछ लालच दे के बच्चों से मेहनत कराते हैं, मैं कोई बुक दे देता था और बोलता था ओपन चैलेंज है, इस पर एक टेस्ट दूँगा, जो भी इसमें पूरे नंबर ले आएगा उसे हुँ, ₹2000 मैं दूँगा, जितने भी लोग ले आएँगे। ये सब उस फीस से हो जाता था, जो कि हम फीस बच्चों से ही लेते थे। बिल्कुल। तो हमने 45 दिन वो चलाया और हमारा जब प्री का रिज़ल्ट आया तो उसमें से 37 स्टूडेंट्स निकल गए। ₹1500 फीस और 45 दिन की क्लास। फिर अगले साल ये करीब 50 के ऊपर था। फिर अगले साल ये 70 भी टच किया। मतलब तब हम केवल प्रीलिम्स के लिए बच्चों को प्रीलिम्स के लेते थे लिए। और प्रीलिम्स में वो तो 2015, 16, 17 में ये जो नंबर है ये लगभग 70 के आस-पास पहुँच गया और हमारी फीस भी लगभग तब तक हम 6 महीने का बैच चलाने लगे थे तो ₹6000 हो गई थी। तो ₹6000 हमारे एमपीपीएससी सुपर 100 बैच की आखिरी फीस थी जो हमने सेंट्रल लाइब्रेरी में चलाया। वहाँ इस बैच की पॉपुलैरिटी समझिए जो भी उस दौर में पिछले जब हमने ये बैच शुरू किया था भोपाल में 1-2 बड़ी कोचिंग्स थीं। हुँ, बाद में इन बच्चों के कारण भोपाल, इंदौर से बड़ा इकोसिस्टम बना एमपीपीएससी का। पूरा मध्य प्रदेश यहाँ आता था। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश पीएससी में सिलेक्शन होने लगे और इस बैच में एडमिशन के लिए ऐसा पागलपन था कि हम सुबह 7 बजे एडमिशन ओपन करते थे और रात में 7 बजे से वहाँ लाइन लगती थी। आप सबके कहूँगा कि आपकी दुआ और बच्चों के भरोसे के कारण आज भी वो नियम जारी है। आज भी अच्छा। हम 100 ही बच्चे लेते हैं, सुबह 7 बजे एडमिशन करते हैं और बच्चे नॉर्मली उसमें एडमिशन पाने के लिए 2, 4, 6 घंटे, कुछ लोग 12 घंटे पहले से लाइन में लगते हैं और कोशिश जारी है कि जो सपना देखे, पैसा उसमें आड़े ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्योंकि जैसे कि आपने बताया आपकी जर्नी या आपका क्लब स्टार्ट करना या 100 स्टूडेंट का बैच लगाना, उसको स्टार्टिंग की सर जैसे आपने फ़ीस बताई,
₹1500 मेरे हिसाब से 2012 में भी इतना मायने नहीं रखती थी। बिल्कुल। अगर नॉर्मल बच्चे स्कूलिंग में भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा ट्यूशन की फ़ीस लगती है, जितना आप दुनिया के मतलब इंडिया के टफ़ेस्ट एग्ज़ाम मैं की एक और चीज़ इसमें ऐड करूँ कि ये फ़ीस हम लोग नहीं लेते थे। ये फ़ीस उस लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, तो हम लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करते थे। तो ये पूरी तरह से कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं बताइए आती थी। सर। जी। मतलब जहाँ लोगों ने ये इस चीज़ को बिज़नेस बना के रखा है, वहाँ आपकी सोच ये करना कि बच्चा कुछ कर सके, दुनिया में कुछ सोच सके, सर ये बहुत बड़ी सोच है। सर जैसे हम बात करते हैं, पहले टाइम में जब मैं ही छोटी थी तो बात होती थी कि सिलेक्शन अगर करवाना है यूपीएससी का तो आप 12th के बाद कोई ऐसा कॉलेज देख लीजिए, जहाँ कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा आपको और घर बैठ के पढ़ाई हो जाए। आप इलाहाबाद चले जाइए और इलाहाबाद जाके अलग-अलग कोचिंग, सर यही कॉन्सेप्ट होता था मेरे हिसाब से। तो आप वहाँ जाइए, इलाहाबाद में ऐसे-ऐसे टीचर हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है और प्राइवेट में आप कर लीजिए कॉलेज, तो आपका 3 साल बाद जब आप देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है और ये उस टाइम की बात थी। आज और कल में क्या अंतर आ गया है? मैं आपको कहूँगा कि आप ये ओपन टेस्ट है, आप ये देख लीजिए कि पिछले कुछ सालों में जितने भी टॉपर हैं, उनमें से किसी का भी कॉलेज एवरेज नहीं होगा और कोई भी डमी कॉलेज वाला नहीं होगा। डमी कॉलेज से तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि उसने 11th-12th किया और 12th में 17 साल की उम्र का जो उसका दिमाग है, उसी दिमाग से उसको यूपीएससी देना है। क्योंकि एक्चुअली बच्चे का दिमाग कॉलेज में खुलता है। बच्चे का दिमाग तब खुलता है जब एक्चुअली वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में खुद को एक्सप्लोर करता है, खुद को ट्राई करता है, उसे कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप होती है, वो जीतना सीखता है। तो कॉलेज में तो एक्चुअली उसका दिमाग खुलना है, कॉलेज में तो एक्चुअली उसकी स्किल डेवलप होना है। अगर उसने कॉलेज नहीं किया, वो भी ढंग का कॉलेज नहीं किया, तो जीवन में कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। यूपीएससी तो छोड़िए, जीवन में कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। तो डमी कॉलेज तो आपके फेल होने की पक्की गारंटी है आज के समय में, पक्की गारंटी है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, कितने भी टॉपर उठा के देख लीजिए, उनका आप अगर देखेंगे, और ये मैं कई बार ये कहता हूँ कि एक्चुअली बच्चा कौन सेलेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका स्कूल और कॉलेज क्या है। 90% काम स्कूल कर देता है। अगर अच्छा स्कूल है, अच्छी ग्रूमिंग हुई है, अच्छी लैंग्वेज आती है, अच्छी ड्राफ्टिंग आती है, अच्छा डिसिप्लिन है, तो बच्चा निकल जाएगा। और 10% जो आखिरी फाइनल फिनिशिंग है, वो कॉलेज करता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी यूपीएससी क्रैक करना है, तो इस देश के जितने अच्छे से अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सके, उसमें ग्रेजुएशन करे, ताकि वो एक नंबर एक अपने स्कूल में बहुत मेहनत करेगा, तब वो कॉलेज में पहुँचेगा, तो वो बिल्कुल। मेहनत करना सीख जाएगा। दूसरा, वहाँ उसके आस-पास जो लोग होंगे, वो देश के सबसे अच्छे बच्चे होंगे, तो उनसे वो बहुत कुछ सीखेगा। तीसरा, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इतने प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि उसे अपनी समझ, अपनी स्किल्स की समझ डेवलप होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि वहाँ वो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं बैठता। मैं आईआईटीज़ में गया हूँ, आईआईएम्स में गया हूँ, एम्स में गया हूँ, यहाँ पे बच्चे के पास सोने का टाइम नहीं, सोने की लग्ज़री नहीं है, वो दिन-रात काम कर रहा है। रात के 3 बजे, 4 बजे भी हॉस्टल्स में लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। तो अगर सच में यूपीएससी क्रैक करना है, तो देश के सबसे अच्छे कॉलेज, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, तो यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है, डमी कॉलेज दे लिया, तो आप जीवन में कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाएँगे। बिल्कुल। सर जैसे आजकल स्कूल में जैसे ओलंपियाड होते थे। वैसे आजकल स्कूलों में आईएएस के लिए भी 7th क्लास से ये स्टार्ट हो चुका है कि मतलब फ्यूचर आईएएस सर ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट है सर, जो ओलंपियाड ने ही स्टार्ट किया है। सर तो उससे कुछ फ़ायदा होगा बच्चों को, आपको क्या लगता है? उससे ज़्यादा बकवास कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, यूपीएससी को हम नॉलेज समझ लेते हैं। हुँ। हमको, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो है ना, ये पायलट ट्रेनिंग नहीं है कि आपने जितने ज़्यादा घंटे प्लेन उड़ा लिया, तो आप उतने अच्छे पायलट हो गए। देखिए, यूपीएससी का जो कंटेंट है, वो कंटेंट ऐसा है कि वो ग्रेजुएट माइंड ही 20-21 साल, 22 साल का बच्चा ही समझ सकता है। क्योंकि वहाँ पर आपको केवल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे 10% रोल प्ले करती है, 90% उस इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है। आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं, उस पर आपका कैसे थॉट डेवलप होता है, आप कैसे सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आप स्कूल में नहीं कर सकते, इनफैक्ट कॉलेज में भी नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि जब तक आपका कॉलेज ना हो जाए, तब तक यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहिए। यूपीएससी की 2 तरह की तैयारी होती है। एक होती है कि आप यूपीएससी के लिए ज़रूरी स्किल्स डेवलप करें। हुँ। यूपीएससी के लिए ज़रूरी स्किल्स डेवलप करने का मतलब, यूपीएससी के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आसपास की सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लें, बहुत जिज्ञासु बनें। तो अगर बहुत क्यूरियस आप बनते हैं, आप क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करिए, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करिए, दिस इज़ परफेक्ट कि आप अपने आसपास की हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बहुत क्यूरियस हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। ये पहली कंडीशन है यूपीएससी के लिए। एक दूसरी बड़ी स्कि और ये स्कूल के जितनी अर्ली आप शुरू कर सकते हैं, आप करिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि अब आप क्यूरियस तो हो गए, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उन्हें आप जान रहे हैं या आप समझ रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस हुँ। कि आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ, पर ये क्यों हुआ कि आप उसे समझ पा रहे हैं, तो आप उसे समझना शुरू कर दीजिए।
तीसरा, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करिए और उसके ऊपर ओपिनियन बिल्ड करने शुरू करिए। और ये स्कूल में कैसे हो सकता है? जब बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, बहुत सारे एमयूएन हो रहे हैं, बहुत सारे एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। सो अगर आपको स्कूल में कुछ भी करना है तो बस ये 3 काम करिए। आप जितनी ज़्यादा क्विज़ेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा क्विज़ेस में आप पार्टिसिपेट करिए, जितनी ज़्यादा क्विज़ेस का मौका मिले, क्योंकि उससे जीके पढ़िए, क्विज़ेस के लिए पढ़िए, ताकि आप में जिज्ञासा आए। दूसरा, आप जितना बोल सकते हैं उतना बोलने की कोशिश करिए, हर प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करिए, जितनी बार आप बोल सकते हैं, पर गलती से भी यूपीएससी का सिलेबस नहीं, आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। और बिल्कुल। तीसरा, आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करिए, तो आप बहुत सारे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई स्कूल का क्विज़ का चैंपियन है, कोई स्कूल का डिबेट का चैंपियन है, कोई स्कूल का ऐसे राइटिंग का चैंपियन है, वो आईएएस में टॉप 10 रैंक पा जाएगा, बस 1 साल के लिए सिलेबस तैयार कर ले। यूपीएससी का सिलेबस 1 साल से ज़्यादा माँगता ही नहीं है। आप अगर उसे स्कूल में तैयार कराएँगे तो कुछ ऐसा होगा कि 100 किलो का वज़न आप 5 साल के बच्चे को के ऊपर बैठ रख रहे हैं उसकी पीठ पर, वो दब जाएगा, उसकी बेसिक सोच समझ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, कोचिंगों को धंधा करना है तो वो स्कूल से ले जा कर के कर लेते हैं, और स्कूलों में भी कॉम्पिटिशन है कि भाई उन्हें कुछ अलग दिखाना है। बिल्कुल। इस कारण से बात वही हुई कि जिस चीज़ को समझने के लिए ग्रेजुएट माइंडसेट चाहिए, अभी कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो उनका दिमाग उड़ जाएगा। वो क्वेश्चन आप 5th 6th क्लास के बच्चे से कैसे सॉल्व करा सकते हैं? वो तो अत्याचार है। सर जैसे देखा जाए तो यूपीएससी भारत का टफेस्ट एग्ज़ाम है सर। इसकी तैयारी करने के लिए किसी बच्चे की, जैसे अभी आपने स्कूलिंग के बारे में आपने बात करी कि स्कूलिंग से ये सब स्टार्ट होना चाहिए। चलिए सर, स्कूल पास कर लिया बच्चे ने, कॉलेज भी अच्छा कॉलेज चुन लिया सर। अब रणनीति क्या होना चाहिए उसकी सिलेक्शन के लिए? देखिए, यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, विश्वास मानिए। यूपीएससी बहुत एंगेजिंग परीक्षा है। मतलब इसे आप केवल पढ़ कर के नहीं दे सकते, इसे आपको जीना पड़ता है। और इसके जो विषय हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़े विषय हैं, आपके आस-पास फैले हुए सब्जेक्ट हैं। इसका सिलेबस आपकी ज़िंदगी में है। तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी को अगर बस 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो ये होती हैं कि नंबर 1 तो ये है कि आपको आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, यूपीएससी का सिलेबस एक धोखा है। यूपीएससी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड बहुत चीज़ें आती हैं। अच्छा। क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में, मतलब सूरज के नीचे जो भी है, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ यूपीएससी सिलेबस। ये बहुत पुरानी कहावत है कि हर चीज़ जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है, जो भी हमारी इस धरती पर है। दूसरा, कुछ लोग, आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये पहाड़ जैसा बड़ा सिलेबस है। हाँ, हाँ, हाँ। पर विश्वास मानिए, इससे भी एक आगे की चीज़ ये है कि ये सिलेबस आपकी लाइफ में फैला हुआ है। अब ये सिलेबस में नहीं लिखा है, पर हम सब गैजेट्स यूज़ करते हैं, वियरेबल यूज़ करते हैं, इस पर यूपीएससी सवाल पूछता है। अच्छा। हम सब यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, यूपीआई के अलग-अलग ऑथेंटिकेशन पर सवाल पूछ लेता है। हुँ, तो हम सब जो फूड वो करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी ग्रेडिंग होती है। हुँ, उस ग्रेडिंग पर सवाल पूछ लिया जाता है। हम मूवी देखने जाते हैं, सेंसर बोर्ड की ग्रेडिंग होती है। हुँ। ए रेटेड, ए प्लस, व्हाटएवर बिल्कुल, हाँ, रेटेड, हाँ, हाँ, सर। एयू, इस पर यूपीएससी सवाल पूछ लेता है। तो यूपीएससी सिर्फ़ ये चाहता है कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, इस दुनिया की हर चीज़ में आपको रुचि हो। एक, आपको हर चीज़ में रुचि हो। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बेहद आशावादी हो। अगर आप आशावादी होंगे तो आपके आसपास, हम इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि चारों तरफ परेशानियाँ। कहीं भी चले जाइए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत व्यवस्थित हो गई हो इस देश में। तो हर जगह आपको प्रॉब्लम दिखेगी, हर जगह आपको गड़बड़ी दिखेगी। बिल आप 2 ही तरह का नज़रिया हो सकता है, 3, एक कि आप निराश हो जाएँगे, आपको लगेगा हमारे देश में तो ऐसे ही होना है। एक आदमी, उसे छोड़ो, चलो छोड़ो यार, अपना क्या, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें अफ़ेक्ट नहीं कर रहे। और हाँ। एक ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि यार इसे तो सुधारा जा सकता है। हुँ, तो अगर आप में वो वाला भाव है कि आप बेहद आशावादी हैं और हुँ। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लेते हैं, तो यूपीएससी का आधा सिलेबस पूरा हो गया। तो आधा सिलेबस है आपकी ज़िंदगी के आसपास की हर चीज़ से जुड़िए। आधा सिलेबस है अपने आसपास की हर परेशानी जो है, उस परेशानी के बारे में एक राय बनाइए, मतलब यू मस्ट हैव ओपिनियन। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने कोई प्रॉब्लम देखी, हुँ, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। और यूपीएससी को कहा जाता है कि आपने कुछ भी सुना, समझा, देखा, अगर आप उसे 10 पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर आपने जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो आपका गुस्सा है, जो आपके प्लान है, उसे अगर आप 10 पॉइंट में उतार सकते हैं, तो आप यूपीएससी टॉपर हैं। मतलब आप जो सोचते हैं, उसे आपको एक्सप्रेस करना आता हो। तो बिल्कुल। यूपीएससी बस 3 चीज़ों का वो है। मैंने इसे थोड़ा फिलॉसफिकल अंदाज़ में बता दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं सिलेबस कैसे करना है 1 साल में, वो भी बता दूँगा। पर फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि यूपीएससी का मतलब है कि आपको इस देश को लीड करना है अगले कम से कम 40 साल।
ये देश नित नई चीज़ें ला रहा है। हर दिन इतनी चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी हर साल इवॉल्व हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे हेल्थ इश्यूज़, इस देश में गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स, इस देश में बढ़ते क्राइम, साइबर फ्रॉड हर दिन इवॉल्व हो रहा है और आपको यूपीएससी क्रैक करके इन्हीं चीज़ों को लीड करना है। डिफ़िकल्ट हो रहे हैं इस देश के लोग, डिफ़िकल्ट हो रहे हैं इस देश की प्रॉब्लम और बहुत शातिर हो रहे हैं इस देश में बदमाश लोग। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अगले 40 साल इस देश को लीड करना है और उस फ़ेज़ में लीड करना है जब इंडिया सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल है। बिल्कुल। हम बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं कि हमको विकसित भारत बनना है 2047 में, हमको हुँ, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है, हमको आईटी का हब बनना है, हमको एआई सुपर पावर बनना है। इन सब चीज़ों को करना किसे है? इस देश के लीडर्स को और वो लीडर्स कैसे चुने जाते हैं? यूपीएससी हुँ, के थ्रू। बिल्कुल। तो बस 3 चीज़ें, एक आप में पागलपन हो, एक तो इस देश से बेइंतहा प्यार हो। इस देश को बहुत ऊपर देखने, इस देश को बहुत पावरफुल बनाने का आपके अंदर जुनून सवार हो बिल्कुल। और उसके लिए इस देश की हर चीज़ जो आपके आस-पास फैली हुई है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी देश की सरकार के लिए इम्पोर्टेंट हर चीज़ में आपकी रुचि हो, आप उसे अपने ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट समझ कर के पढ़ें, सिलेबस समझ कर के नहीं पढ़ें। फिर इस देश में जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई मुद्दा है, उस पर आपकी समझ हो, आपके विचार हों और आपके पास उसका समाधान हो। आपकी सोच समाधानमूलक होनी चाहिए। हर जगह जहाँ प्रॉब्लम दिखे उसका सॉल्यूशन खोज लीजिए। और आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो सोचते हैं उसे आप में एक्सप्रेस करने की क्षमता हो क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो आपको अकेले नहीं दुनिया बदलनी है, आप एक सिस्टम को लीड करते हैं जिसमें आपके नीचे कई बार हज़ारों एम्प्लॉयी हैं जो आपके विचार से सहमत हों, आपके इशारे पर काम कर सकें, उसके लिए आपको उन्हें कन्विंस करना आता हो। तो लीडरशिप आपकी डेवलप करना। लीडरशिप और लीडरशिप का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कम्युनिकेशन, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात लोगों तक कह पाते हैं। तो बस ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं। देश से बेइंतहा प्यार, देश के लिए बड़े-बड़े सपने, इस देश की ज़िंदगी से जुड़ी, सरकार से जुड़ी, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में रुचि। चौथा, जो आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में आपकी अपनी राय हो और आपके पास उसके सॉल्यूशंस हों। बेटरमेंट के लिए आपके पास रास्ते हों। हर चीज़ सुधारने के लिए रास्ता हो कि ये चीज़ ऐसे बेटर की जा सकती है, ऐसे बेटर की जा सकती है और आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास ताकत हो। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, इस परीक्षा को एक्सप्रेशन की परीक्षा भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति कम सोचता है लेकिन लिख अच्छा लेता है, तो वो यूपीएससी क्रैक कर लेगा। अच्छा। सर, जो आपने आज बच्चों को बताया, हम सबको भी बताया क्योंकि सर मैं तो अभी तक यही जानती थी कि मैंने आपको जैसे ही बोला, मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि सर टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि इतने कम लोग निकलते हैं। सर एक्चुअली जो गूढ़ चीज़ें होती हैं ना सर, वो मालूम ही नहीं चल पाती हैं। हवा-हवाई रहती है, जैसे आपने बोला कि एक पहाड़ है, जैसे कि कोई तैयारी कर रहा था सर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले होता थोड़ी ना है, ये तो अथाह समुद्र है। आप समुद्र कैसे पार कर सकते हैं? ये मतलब जब नहीं हुआ तब सर 50 बातें हो जाती हैं। सर इसी बात में मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि सबसे बड़ा भ्रम यूपीएससी जो स्टूडेंट होते हैं, जो अपने मन में पाल लेते हैं, सबसे बड़ा भ्रम क्या पाल लेते हैं? देखिए, ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि ये कॉलेज एग्ज़ाम है और ये कॉलेज एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में एक्चुअली वहाँ बैठा है प्रोफ़ेसर, उसे पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि वो सबको पास करे। हुँ, यहाँ पर यूपीएससी में जो पेपर चेक कर रहा है, उसे पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि वो सबको फ़ेल करे। उसे बेस्ट को सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पर वो आपने जो भी लिखा उस समंदर में से काम की चीज़ें मोती निकाल लेगा और आपको नंबर दे देगा। यहाँ पर वो बैठा होगा कि तूने ये एक्स्ट्रा कॉमा क्यों लगा दिया, एक्स्ट्रा बिंदी क्यों लगा दी, इसका नंबर कट जाएगा। ये कॉलेज में हर बच्चा 90% ला सकता है, 10 सीजीपीए ला सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें केवल 100 सबसे अच्छे लोग चाहिए। तो जब सबसे अच्छे लोग चाहिए, तो वो ये देखते हैं कि तुम्हें किस-किस कारण से रिजेक्ट किया जा सकता है। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। अच्छा। कि आप इस आधार पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं, इस आधार पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं, इस आधार पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चे ये चीज़ कभी जानते ही नहीं है कि ये कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है, ये सिलेक्शन का एग्ज़ाम है। उन्हें ये एक तरीके का टैलेंट हंट है, टैलेंट शो जैसा है जिसमें उन्हें एक्चुअली 100 सबसे अच्छे लोग चाहिए जो इस देश को अगले 40 साल लीड कर पाएँ। इस कारण से वो हर चीज़ जो भविष्य में प्रॉब्लम बन सकती है, वो उनको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। वो एग्ज़ाम में उनकी सोच, समझ, सॉल्यूशंस लिखने की काबिलियत हर चीज़ चेक करते हैं और कहीं भी एक भी नेगेटिव या यूँ कहें रेड फ्लैग आपको बाहर कर देता है। तो एक जो सबसे बड़ी गलती है, लोग इसे कॉलेज एग्ज़ाम समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये पढ़ाई की परीक्षा है, ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये पढ़ाई की परीक्षा है ही नहीं। यूपीएससी पढ़ने से नहीं होता है, यूपीएससी पर्सनैलिटी की परीक्षा है, क्योंकि इन्हें पर्सनैलिटी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ाई की परीक्षा होती तो प्रोफ़ेसर बनाते आपको, इन्हें देश चलाने वाले लोग चाहिए हैं। तो एक हम इसे कॉलेज की परीक्षा समझ लेते हैं, हमको लगता है हमने सिलेबस पूरा कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाई की परीक्षा है ही नहीं है। एक जो तीसरी चीज़ मैं कहूँगा जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अपने कॉम्पिटिटर पर ध्यान नहीं देते हैं।
एक दुनिया में बहुत बुरा आदमी था, पर मैं उसे बहुत कोट करता हूँ, उसका नाम चंगेज़ खां था। चंगेज़ खां ये कहता था कि आपकी जीत इस पर निर्भर करेगी कि आपका कॉम्पिटिटर हारेगा या नहीं, बिल्कुल। और आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, पर जितना हमने पढ़ा उससे ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटर ने पढ़ लिया, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप फेल हो जाएँगे। तो इस एग्ज़ाम में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्ज़ाम, आपको इस एग्ज़ाम का उद्देश्य बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सबको पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। नंबर 2, आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कौन-सी वीकनेस ऐसी है जो आपके रास्ते में बाधा बन सकती है, उसे कैसे हम छुपाएँ, और कौन-सी स्ट्रेंथ ऐसी है जिसको बढ़ा करके हम दूसरे से आगे निकल सकते हैं। और तीसरा, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर की समझ नहीं है, तो आप ये जंग कभी नहीं जीत पाएँगे। ये युद्ध है, और युद्ध में, जैसे क्रिकेट मैच में एक टीम अपनी कॉम्पिटिटर टीम की हर स्ट्रैटेजी, हर स्ट्रेंथ, वीकनेस को एनालाइज़ करने के बाद अपने दाँव तय करती है, वैसे ही यूपीएससी में आपको अपने कॉम्पिटिटर की समझ होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बीच जाइए। आप टफ़ेस्ट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनिए, ताकि आपको पता तो चले कि कौन-कौन आदमी मुझे किस-किस चीज़ में हरा सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छे 100 लोगों को सेलेक्ट करने की परीक्षा है। अगर कोई आपसे बेटर होगा, तो वो सेलेक्ट होगा। भले ही आपने साल भर पढ़ाई की, 10 साल पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रट लिया, लेकिन कोई आपसे बेटर है तो वो सेलेक्ट होगा, आप फ़ेल हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बताया, सर मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है। कई बार सर आते होंगे आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट सर आते होंगे, तो सर उनका सेल्फ इवैल्यूएशन सर जैसे आप कॉलेज पास करके आ रहे हैं तो इतना समझ आ जाती है मेरे हिसाब से। तो सेल्फ इवैल्यूएशन में सर इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? या कहीं न कहीं टीचर्स को समझाना पड़ता है कि भाई अब 3 साल 4 साल हो गए, अब होने नहीं वाला है। ऐसा भी कुछ होता है सर? क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन तो हम खुद में से सर जाली सर मैं ही हूँ आज और मैं बोल दूँ कि नहीं मैं तो यूपीएससी क्रैक कर लूँगी सर। लेकिन सर मेरे अंतर्मन को मालूम है कि मैं वो नहीं कर पाऊँगी। सर ऐसे कभी स्टूडेंट सर आपके पास आते हैं देखिए, सर मेरा बच्चे के मानना लिए? ये है कि ज़्यादातर बच्चे गलतफ़हमी में जीते हैं। दोनों तरह की गलतफ़हमी है। मैंने कोई रील देख ली, मैंने कोई मूवी देख ली 12th फ़ेल टाइप की, और मुझे लगा कि कोई भी बच्चा यूपीएससी निकाल सकता है। इस कारण से मैं यूपीएससी की तैयारी में कूद गया, जबकि मैंने एग्ज़ाम को समझा ही नहीं। तो कुछ लोग, और उनको वो सालों-साल तैयारी करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, कई बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यूपीएससी का पेपर भी एक बार नहीं देखा। देखिए आप नहीं है। आप पानी में उतरे नहीं, और आपको तैराक बनना है, ओलंपिक जीतना है। तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चे गलतफ़हमी में जीते हैं। वही वो उन्हें एग्ज़ाम का अंदाज़ा ही नहीं है, और वो इस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर कुछ दूसरे और भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पूरी कोशिश नहीं की और वो डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब मैंने ये कई बार ऐसा देखा कि बच्चे, कई बार लोग कह देते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तुमने कोशिश करके देखी? तुमने क्या अपना 100% दिया? इस एग्ज़ाम के बारे में एक अजीब-सी थ्योरी है, 99.99 करने वाला कभी सेलेक्ट नहीं होता। सेलेक्ट वो होता है वो 100.1 करे या 101 करे। 100% में भी यहाँ सिलेक्शन नहीं होते हैं। सोलह 100 आपका 100% क्या है, जो आपको लगता है कि आपकी अधिकतम क्षमता है। बिल्कुल। आप अपनी अधिकतम क्षमताओं को तोड़ दीजिए और वो करके देखिए, तो आप सेलेक्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि ये करने से सिलेक्शन होता है, उसमें आपने 0.1% भी गुंजाइश छोड़ दी, तो आपका फेल होना तय है। तो मैं फिर अगर इसको इस तरीके से रखूँ कि आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको एक्चुअली कुश्ती जीतनी है और आप कभी दंगल में उतरे नहीं। आपको तैराक बनना है और आप कभी पानी में उतरे नहीं। आप परीक्षाएँ तो दीजिए, आप परीक्षा में अपना 100% करके तो देखिए। ना आप परीक्षा को जानते हैं, ना आप खुद को जानते हैं, और आप अपने आप ही ख्वाब बुन लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों ने अपना 100% दिया नहीं होता है, और वो ये मान के बैठ जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सर जैसे हमने कोचिंग की बात करी, आपकी जो भी क्लासेस हैं सर वो ऑफ़लाइन रहती हैं। जी। सर अब मान लेते हैं कोई दूर-दराज़ गाँव में या झाबुआ की तरफ कोई बच्चा है, सर उसको वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है सर, उसको लगता है कि वो ये परीक्षा क्रैक कर सकता है। सर अब उसके पास सर ये आपका ऑनलाइन का नहीं है सर आपका जैसे आपने बताया। सर ऐसे में वो बच्चा क्या करे? क्योंकि उसके आइकन तो आप ही हैं। उसको लगता है कि सर का हाथ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। सर ऐसी स्थिति में उस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, जो जंगल में भी रह रहा है, वो भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है। इनफैक्ट उसके क्रैक करने की संभावना दिल्ली में रहकर कोचिंग करने वालों से ज़्यादा है, बशर्ते हुँ, उसमें डिसिप्लिन हो। अगर उसमें डिसिप्लिन है, अगर वो साल के 365 दिन, उसके उठने का टाइम फिक्स है, उसके पढ़ने-बैठने का टाइम फिक्स है, और पढ़ाई के बीच में उसे मिलने शाहरुख खान भी आ जाए, तो उससे मिलने की उसे इच्छा ना हो, आईपीएल भी चल रहा हो, तो भी उसे जाने की इच्छा ना हो, अगर उसमें इतना कड़ा अनुशासन है, तो गाँव में रह कर के, घर पे रह कर के सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक, आप
एक बहुत ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। अदरवाइज़ बाहर जब आप जाते हैं तो आपको रहने का अलग संघर्ष होता है, खाने-पीने का अलग संघर्ष होता है, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, जो जब आप घर में रहते हैं तो फैमिली से मिल जाता है, आपका सोशलाइज़ेशन ज़ीरो हो जाता है, तो आपका जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो तो बहुत अच्छी रहती है। आपकी लाइफ में बहुत हसल नहीं होता है, आप अच्छा टाइम पे खाना मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है, घर के बिस्तर पे सो रहे हैं। तो ये इतना बड़ा कम्फर्ट है यूपीएससी के लिए कि ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो दिल्ली वाले बच्चे के पास नहीं है, जो दिल्ली में या मेरे पास भोपाल में रह कर के पढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन घर में हमारे अपना बिस्तर है, अपना घर है, इस कारण से हमारे अंदर अनुशासन नाम की चीज़ आ ही नहीं पाती। अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासित है, तो वो घर पे रह कर के ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली मैंने ये देखा है भोपाल से जितने सिलेक्शंस हुए हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो 1 आध साल अगर दिल्ली कोचिंग करने गए, तो कोचिंग करने के बाद भोपाल आए और 2-3 साल भोपाल में रह के उनका सिलेक्शन हुआ। मतलब घर पर रह कर के एक अच्छे डिसिप्लिन माहौल में अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए, एक और चीज़ है जिसे मैं कहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज अगर मेरे पास कोई टीचर नहीं है तो मैं ऑनलाइन जाता हूँ और ऑनलाइन इतने वीडियोज़ हैं, इतनी क्लासेस हैं कि कौन अच्छी है, कौन बुरी है हम उसे नहीं चुन पाते। तो मैं कहूँगा कि कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन आप मेंटरशिप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप गाइडेंस दे सकते हैं, किसी टॉपर को सुन सकते हैं, किसी टीचर को सुन सकते हैं, पर पढ़ाई किताबों से करिए। पढ़ाई किताबों से करिए। यूपीएससी ने वैसे भी पिछले 5 साल से कोचिंग नोट्स को धराशायी कर दिया है। यूट्यूब और कोचिंग नोट्स से किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल। आपको वापस किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। तो एक पढ़ाई ऑनलाइन मत करिए। लेकिन नंबर 2 हुँ, आप भले आप अपने गाँव में किसी कस्बे में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, लेकिन आप टेस्ट बिल्कुल वैसे दीजिए जैसे आप दिल्ली में क्लासरूम में बैठ के टेस्ट दे रहे हो। अच्छा। तो अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ को घर में बैठ कर के ले लेते हैं और उस टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपर उसी टाइम पे प्रॉपर टेस्ट के माहौल से पूरी ईमानदारी से देते हैं, हुँ, तो आप कॉम्पिटिशन फ़ील कर रहे हैं भोपाल या दिल्ली का और आप पढ़ाई कर रहे हैं एक सिंगल सोर्स से जो कि आपकी स्टैंडर्ड किताब है। तो घर पे बैठ कर के आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट भोपाल, इंदौर या दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आप में डिसिप्लिन हो, अनुशासन और आज की पीढ़ी में वही सबसे मुश्किल है। पेशेंस नहीं है सर, जी। क्योंकि आप देखा जाए सर कई बार सर ऐसा होता है जो आज के जेन ज़ी जो बच्चे हैं सर, उनके साथ में उन्हें गेमर बनना है, उन्हें कोडिंग करना है, ब्लॉगर बनना है, ये सारी चीज़ें आप मतलब और कुछ भी उन्हें 2 महीने से ज़्यादा नहीं बनना। सर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो 2 महीने के बाद उन्हें फिर कुछ नया बनना है। बिल्कुल, कुछ नया बनना है क्योंकि एक्चुअली वो खुद को नहीं जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। एक और बड़ी चीज़ है, इंसान की ज़रूरतें केवल रोटी, कपड़ा, मकान ही थीं। हुँ, जब वो सोसाइटी के बीच गया तब उसे लोगों की इज़्ज़त चाहिए, लोगों का इम्पोर्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हुँ, रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए। तब उसे महानता की भावना जागती है कि उसे लोग महान मानें, तब उसे संतुष्टि का भाव जागता है, जब वो सोसाइटी के बीच जाता है। अब चूँकि हमारी जेन ज़ी एक्चुअली इसने से होश सँभाले जब हमारे देश में कोविड था कोविड। और वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर संतुष्ट है, उसे उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल फंक्शन में उसे नहीं देखेंगे, वो रिश्तेदारों के बीच नहीं बैठेंगे। तो ऐसे लोगों को ना तो किसी से सम्मान चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, ना चाहते हैं कि लोग उनकी इज़्ज़त करें, ना वो कोई बहुत महान काम करना चाहते हैं। इस कारण से जब उनके पास ये मोटिवेशन ही नहीं है हाँ, तो वो कोई बड़ा लक्ष्य बना ही नहीं पाते हैं। आज उन्हें कूल लग रहा है ये, हुँ, तो वो करेंगे और कूल भी नहीं है, दूसरे कर रहे हैं इसलिए उनको ये करना है। हाँ, उनको खुद नहीं चाहिए, दूसरे ये कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग है वो उनको करना है बिल्कुल। और जो सबसे आसान है वो उनको करना है। जो ट्रेंडिंग है और जो सबसे आसान है वो आसान। करना आसान है वो करना है। इसे एक्चुअली दुनिया के हर देश के इतिहास में एक ऐसा दौर आता है, जब एक्चुअली पिछली पीढ़ी बहुत मेहनत कर चुकी होती है और वो बेसिक एमिनिटीज़ जुटा चुकी होती है। हाँ, मतलब जेन ज़ी के जो पेरेंट्स हैं, हुँ, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मिलेनियर। क्योंकि उन्होंने घर बना दिए हैं, उन्होंने एक स्टेबल इनकम दे दी है, तो इन लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की टेंशन नहीं है। और इस कारण से ये जो पीढ़ी है, हुँ, इसके लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। हुँ। पिछली पीढ़ी इनके लिए इंतज़ाम करके जाएगी, अगली पीढ़ी को अब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये पता नहीं बीटा या उसके बाद वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला क्योंकि है। उनके तो जेन ज़ी वाली जो पेरेंट्स हैं वो कुछ नहीं कर जेन ज़ी पेरेंट्स एक्चुअली अल्फा और बीटा के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर बहुत रहे हैं। मुसीबत पैदा करेंगी जैसे सर आप बता रहे हैं। सर जैसे हमने बात करी सर तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 2 एक बड़ी चीज़ें हैं सर, अगर यूपीएससी की हम बात करें। तो सर कहीं न कहीं सर जैसे हम देखते हैं हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन आज की डेट में कम होता है। सर तो इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए हिंदी मीडियम के कम सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण उनके स्कूल और कॉलेज।
हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के स्कूल और कॉलेज अफ्रीका से भी बदतर हैं। इतनी घटिया शिक्षा पद्धति है कि वो किसी तरीके से बस परीक्षा पास करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम का कोई ढंग का स्कूल और कॉलेज मैंने नहीं सुना है। तो हिंदी मीडियम की शिक्षा इतनी खराब है। उन्हीं का एक दोस्त अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो उसकी स्किल सेट अच्छे हो जाते हैं, वहाँ ढेरों एक्टिविटीज़ होती हैं, वो खुद को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कॉम्पिटिशन सीख जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो वो खुद को समझते हैं, उनका एक्सपोज़र अच्छा होता है, उनकी स्किल सेट डेवलप हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो लड़ना सीख जाते हैं, वो जीतना सीख जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। पर हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी मीडियम बस परीक्षा कराते हैं और एक्टिंग के तौर पे क्लासेस कराते हैं। तो एक्चुअली जो बच्चा हिंदी मीडियम का है या जो हिंदी मीडियम स्कूल और कॉलेज में है, वो एक्चुअली केवल 12-15 साल टाइम पास करके आया है, उसे स्कूल कॉलेज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहली चीज़ तो वहीं वो इंग्लिश से पीछे हो गया। बिल्कुल। दूसरा उसका कॉन्फिडेंस गड्ढे में होता है। उसे लगता है उसके अंदर जो गहरी हीन भावना बैठ जाती है हिंदी मीडियम में पढ़ने की, वो बिल्कुल। हीन भावना उसे कहीं लड़ने नहीं देती। कहीं उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो फाइट कर पाए। इंग्लिश मीडियम को देख कर के उसकी गिग्गी बन जाती है, ये दूसरा। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी मीडियम के लिए कुछ भी नहीं है इस समय देश में। पूरे देश में पिछले 30 साल में हिंदी मीडियम में कोई किताब नहीं लिखी गई यूपीएससी के लिए। जो भी किताबें हिंदी मीडियम में, वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, दैट्स टू गूगल ट्रांसलेशन। उन किताबों को पढ़ना हिंदी के साहित्यकारों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मशीनी ट्रांसलेशन है। तो हिंदी में यूपीएससी की कोई भी किताब पिछले 25 साल में मैंने नई नहीं देखी, सब इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। नंबर 2, इस समय देश में एक ऐसा अखबार नहीं है हिंदी में जो यूपीएससी लेवल का कंटेंट कवर करे। इंग्लिश में मैं ऐसे 5 बता सकता हूँ, हिंदी में एक भी अखबार नहीं है। तो वो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? हुँ। और सबसे बड़ी चीज़, हिंदी में एक ढंग की कोचिंग नहीं है देश में, एक भी ढंग की कोचिंग नहीं है। जो हिंदी मीडियम की यूपीएससी कोचिंग्स हैं, वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम्स की कोचिंग है। अच्छा। वन डे एग्ज़ाम के लेवल पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को लगता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो ये है कि हिंदी मीडियम इकोसिस्टम नहीं है। हिंदी मीडियम के बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं हैं, जहाँ पे आके वो अपने आप को इंग्लिश मीडियम के साथ कॉम्पिटिट कर सके। बिल्कुल। जब अच्छे टेस्ट नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है, ऊपर से उसकी हीन भावना है, ऊपर से वो स्कूल कॉलेज में ग्रो नहीं हुआ है, तो उसकी एक ही नियति है और वो है फेल हो जाना। फिर भी इसके बावजूद कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी आपकी अभिव्यक्ति की भाषा होनी चाहिए। आपकी सोचने, समझने, पढ़ने की भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोच इंग्लिश मीडियम है, हुँ। तो आप हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपका दायरा ही हिंदी मीडियम का है, हाँ। तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर देखते हैं जैसे हम जो आपने बोला सर हीन भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है। सर अगर जैसे मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लोगों की अलग-अलग, सर तो कोई ऐसी क्वालिटी रहती है सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में नहीं होती? बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा कि मैं दोनों मीडियम के बैच चलाता हूँ और मेरे इंग्लिश मीडियम बैच से ज़्यादा हिंदी मीडियम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अच्छा। उसका बड़ा कारण जो है, उसके पीछे 2 बहुत तगड़ी क्वालिटीज़ हैं। पहली चीज़ ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को अगर कोई चीज़ समझा दी जाए, हुँ। तो वो अपनी समझ से, उसकी समझ इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो बहुत स्मार्टनेस पे भरोसा नहीं करता है। हुँ। वो शॉर्ट ट्रिप पे नहीं जाता है। वो मेहनत करने के लिए तैयार होता है, तो वो लॉन्ग ट्रिक ले लेता है, लंबा रास्ता पकड़ लेता है। तो हिंदी मीडियम की समझ अगर किसी चीज़ की बहुत अच्छी हो गई, अगर उसे बहुत अच्छा टीचर मिल गया, तो वो सच में एक एकलव्य की तरह हो जाएगा और कोई भी जंग जीत जाएगा। तो हिंदी मीडियम किसी भी चीज़ को समझ ले, तो वो मेहनत करने से नहीं डरता। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उतना ही पढ़ता है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा शॉर्टकट में मारा जा रहा है। वो शॉर्टकट, वो स्मार्ट प्रैक्टिसेस की ये पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, उसके चक्कर में इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा मारा जाता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी एक समझ अच्छी है, वो मेहनत से नहीं चूकता। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने ये देखी है कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें इस देश की एक्चुअली सबसे बड़ी चिंताएँ हैं, सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। गुड। जो हिंदी मीडियम का गाँव कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाला बच्चा सीधे फ़ील करता है। वो जीता है उसे। प्रॉब्लम को जीत के आर्थिक कैसे होता है? तंगी, महँगाई को वो जीता है, तो महँगाई को उससे ज़्यादा कोई नहीं लिख सकता। वो हमारे यहाँ महिलाओं की बुरी स्थिति को गाँव के बैकग्राउंड से आई महिलाएँ जानती हैं। हमारे यहाँ जो सामाजिक रूप से अन्याय हो रहा है अगर किसी के साथ, तो वो उसी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। तो जो सिलेबस में इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ता है, हिंदी मीडियम का बच्चा उसे जीता है। जी। अगर उसे कॉन्फिडेंस दे दिया जाए लिखने का, हुँ। एक्सप्रेस करने का, हुँ। अगर वो गूंगा ना हो, तो वो जो फ़ील करता है, वही। अगर उसे वो एक्सप्रेस कर पाए, तो हिंदी मीडियम से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। तो हिंदी मीडियम के पास 3 ताकतें हैं। एक, वो समझता बहुत अच्छे से है। हुँ। दूसरा, वो शॉर्टकट नहीं लेता।
वो हुँ। कितनी भी मेहनत कर लेता है। और तीसरा, यूपीएससी का पूरा का पूरा सिलेबस उसी की ज़िंदगी है, उसी का अनुभव है। अगर वो अपने अनुभव को कॉन्फिडेंस के साथ कागज़ पे उतार दे, तो वो टॉपर है। सर जैसे हम बात करें यूपीएससी या एमपीपीएससी की, सर तो आपने बताया मेहनत, सर लक कितना काम करता है मेहनत के साथ में? लक का कोई रोल नहीं है। एक शब्द होता है जिसे कहते हैं, आपके लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है, आप कितनी दूर का देख पा रहे हैं। जिसे आप लक कह रहे हैं, एक्चुअली वो लॉजिकल है। मतलब अब देखिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ, हुँ, मैंने अपने बारे में तो सोच लिया कि भाई मुझे कितना पढ़ना है, पर एग्ज़ाम का जो पेपर बना रहा है उसको मैं नहीं जानता। हुँ। मैं नहीं जानता कि इस बार यूपीएससी ने क्या नई पॉलिसी बना दी है और पेपर किस तरह का आने वाला है। तो एक मेरे नियंत्रण में नहीं है पेपर बनाने वाला, वैसे ही पेपर चेक करने वाला। दूसरा, मेरे नियंत्रण में नहीं है मेरा कॉम्पिटिटर कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तो इसे लक नहीं कहा जाए, इसे ये कहा जाए कि आपकी दृष्टि सीमित है। सीमित दृष्टि के कारण कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अच्छा। हाँ, नियंत्रण में नहीं है, आप अगर इसको भी समझ पाएँ, मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज़ करें, तो एक ट्रेंड आपको दिख जाता है कि इस डायरेक्शन में यूपीएससी जा रहा है। और यूपीएससी कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होता। उसका एक बहुत क्लियर अप्रोच होता है जो ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो अगर आप चाहें तो आप जो आप अभी नहीं देख सकते हैं, वो आप देख पाएँगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए। तो एक चीज़ वो भी आपकी समझ के दायरे में आ गई, और एक दूसरी चीज़ जो आपके समझ के दायरे में आ सकती है, जब आप कॉम्पिटिटर्स के बीच जाइए, अच्छा। आप बहुत सारे मॉक्स दीजिए, बहुत सारी क्विज़ेस अटेंड करिए, और आप देखें तो सही कि आपका कॉम्पिटिटर क्या करके बैठा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो लक मानते हैं, वो ऐसे होते हैं जो एक कमरे में बंद होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी की तैयारी कभी बंद कमरे में नहीं हो सकती, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस आपके आस-पास फैला हुआ है, हाँ, बाहर फैला हुआ है। बताया आपने। तो बाहर निकलिए, कॉम्पिटिटर के बीच जाइए। और कभी भी आप अगर मान लीजिए आप यूपीएससी आप देने वाले हैं, पिछली बार भी तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। हुँ, आप पिछले पेपर को ज़रा देखें तो सही कि पिछले बार कौन-सी चीज़ें लोगों के लिए डिफ़िकल्ट थी, इस बार भी वो वैसी चीज़ें आएँगी, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप ये कर लेते हैं, तो यूपीएससी प्रेडिक्टेबल है, द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम, और लक जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, क्योंकि आप आँख बंद करके बैठे हुए हैं। हुँ। अगर आप आँखें खोल लीजिए, तो हर चीज़ यहाँ दिखती है और हर चीज़ यहाँ प्रेडिक्टेबल है। लक से यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। आपने थोड़ा लक यूज़ करने की कोशिश की, तो आप माइनस में चले जाएँगे। ये लक होता है यहाँ पर, बस यही लक है कि ये यूज़ नहीं लक और यूज़ होता है। किसी का तुक्का यहाँ कभी सही नहीं होता। आज तक मैंने किसी बच्चे का कोई भी तुक्का सही होते नहीं देखा। गैस यहाँ चलता ही नहीं है, क्योंकि सर हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं सकता। वो बिल्कुल। बस अब कहने की बात है। सर जैसे कि एग्ज़ाम के हम बारे में बात करें सर, तो एक लंबा टाइम चाहिए। आपने जैसे बताया कि पेशेंस होना चाहिए। सर सम टाइम 3 या 4 साल का सर टाइम हुआ, नहीं हुआ सिलेक्शन, कई बार सर प्री भी नहीं निकलता है और कई बार बच्चों का प्री निकलता है, मेंस नहीं निकलता है। सर ऐसे में मेंटल कंडीशन सर बच्चों की डिस्टर्ब हो जाती है। सर आपके पास भी ऐसे कई बच्चे आते होंगे। सर उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? और क्योंकि उनको ये बात समझाना, जैसे हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट आए थे सत्यकांत जी, उन्होंने बताया था कि लोगों को ये मानने में ही टाइम लग जाता है कि वो ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो सर फर्स्ट तो आप ही बताते होंगे कि देखो भाई तुम थोड़ा-सा देखो। तो सर इसमें कितना परेशानी आती है आपके सामने? देखिए, ये अब बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, और मैं इसे कहता हूँ कोविड से बड़ी महामारी है बिल्कुल। कि खासतौर पे जो हमारे देश की एस्पिरेशनल जनरेशन है, जो कि बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है। हुँ, उसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला, जब भी इस तरह का कोई बच्चा मेरे पास आता है, तो मैं सबसे पहले तो उसे ये कहता हूँ कि तुम पिछले 24 घंटे में आखिरी बार हँसा कब है? या कितनी देर तू खुश था? कितनी देर तू अपनी तैयारी भूला है? हम क्यों इतनी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर तेरे रूटीन में ज़िंदगी बची कहाँ है? तू क्या खुश है? तू क्या अपने पसंद का खाना खा रहा है? क्या तू कुछ तूने घूमा? तू क्या अपने पसंद के लोगों के साथ बैठा? तूने बातचीत की? हुँ, नहीं की, तो जो जीने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, अगर वही तुम्हारी ज़िंदगी से खत्म हो गया, तो तुम्हारा मोटिवेशन गया। तो बिल्कुल। एक्चुअली मोटिवेशन जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बच्चे अपने आप को झोंक देते हैं। आपको तैयारी में झोंकते समय ये भी ध्यान रखना है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोजने गया हूँ और मेरे अंदर खाने की इच्छा ही खत्म हो गई, तो क्या मतलब हुआ रेस्टोरेंट बिल भी जाएगा तो? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छे सपने जीने के लिए एक्चुअली मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए सपने कभी नहीं मरने चाहिए। उसकी इच्छा, उसका पागलपन कभी नहीं मरना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे सींचते रहिए अपने सपने को। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो 2 घंटे आपके पास मी टाइम होना चाहिए। उन 2 घंटे में आप कुछ ऐसा करिए जिसमें आप पढ़ाई को भूल जाएँ।
अगर आप सोने से पहले हुँ। 2 घंटे पहले आप पढ़ाई को भूले नहीं, तो अगले दिन आप मेहनत कर ही नहीं पाएँगे। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें बिगाड़ता हूँ कि जाओ घूमो-फिरो, कुछ अच्छी मूवी देखो, कुछ अच्छा खाना खा के आओ, कुछ शॉपिंग करके आ जाओ। तो उससे उनकी ज़िंदगी जीने की इच्छा जागती है और जब ज़िंदगी जीने की इच्छा जागती है, तो फिर वो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए फिर से मेहनत करना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम होता है पीएससी, यूपीएससी में, वो होता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करवाना बच्चे की तैयारी इज़ वेरी डिफिकल्ट और उसके लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप एक्चुअली इसको दोष मत दो कि पेपर कैसा आया था, आयोग का ने क्या गड़बड़ किया, इसने क्या गड़बड़ किया। अपनी एक-एक गलती को आइडेंटिफ़ाई करो और अगर आप वो गलती को देखो और आपको लगेगा कि ये गलती क्या सुधारी जा सकती है, अगर वो डूएबल है, सुधारी जा सकती है, तो फिर आपके पास टास्क है, फिर आपके पास डिप्रेस होने, मोटिवेट होने का कोई रीज़न नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये गलती मैं कभी नहीं सुधार सकता, तो फिर आपको 1 सेकंड भी इस फ़ील्ड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी और ये एग्ज़ाम मैच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हुँ। एक तो बच्चों को ये फ़ील होना कि वो डिप्रेस्ड हैं, दूसरा ये फ़ील होना कि वो इस फ़ील्ड के लिए नहीं बने हैं, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत पुरानी वो है कि खुशी की एक बेसिक परिभाषा ये है कि आप सही वक़्त पर ये एक्सेप्ट कर लें कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये छोड़ देना है। इसके लिए नहीं बने हाँ, हैं अगर आप। अगर आप चीज़ें छोड़ना जानते हैं, तो ही आप खुश रहते हैं और लॉजिकली छोड़िए। बिल्कुल, तो मैं 2 चीज़ें कहता हूँ, एक ज़िंदा नहीं रहोगे, तो ज़िंदगी की तैयारी नहीं कर पाओगे बिल्कुल, और ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं, रोज़ 2 घंटे उन्हें ज़रूर करो। बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। करो और दूसरा रीस्टार्ट करने के लिए अपनी हर गलती को सुधारने का तरीका खोजो। अगर तुम्हें तरीका समझ में नहीं आ रहा है और लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, तो 1 सेकंड भी उसमें बर्बाद मत करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। ऐसी जंग नहीं लड़नी चाहिए, ऐसा दरवाज़ा नहीं सर पटकना चाहिए जो खुलना ही नहीं है नहीं, नहीं, बिल्कुल। और अगर वो डूएबल लगे, तो फिर आप डिप्रेस होंगे ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के समय में सर जो ये एज है सर और डिप्रेशन होना, एक टाइम किसी चीज़ में देना, हर चीज़ से फैमिली से दूर रहना, तो जैसे आपने बताया कोई भोपाल में रह रहा है, इंदौर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा विश्वास मानिए मेरा पहला जो मेडिसिन होता है और सबसे ज़्यादा का कारगर होता है मेडिसिन, जब कोई बच्चा बहुत परेशान दिखता है, तो मैं कहता हूँ कि आज अपने घर चले जाओ, घरवालों से बात करके आओ। है। हुँ, जो बच्चा घर से बहुत अच्छे से जुड़ा होगा और जुड़ा भी इमोशनली होगा, वो बच्चा डिप्रेस नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वो जो कर रहा है वो अपने लिए भर नहीं कर रहा है। वो अपने परिवार का एक सपना है जिसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जब वो सर। परिवार के लिए सपना देख रहा है, जब परिवार उसके सफल होने पर उसे उसकी जो सुविधाएँ हैं, उसे यूज़ करेगा, तो जब वो फेल हो रहा है, तो उसे भी परिवार ही सँभालेगा। तो एक और बड़ी गलती होती है, बच्चों का परिवार के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक्चुअली हम सबके भीतर एक रजनीकांत बैठा हुआ है। हमको लगता है कि हम घर से निकले और हम ऐसे बड़े-बड़े वादे करके आते हैं कपन बाँध के कि हम तो सेलेक्ट होके ही जाएँगे, लाल बत्ती में ही लौटेंगे। हाँ। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से घरवालों को बतानी चाहिए कि ये हुँ, चीज़ कितनी मुश्किल है, मुझे कितना वक़्त लग सकता है, बिल्कुल, ताकि घरवाले भी कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो घरवालों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही बच्चों को डिप्रेस करते हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो वापस घर नहीं जा पा रहे हैं, वो छोटे-मोटे अब दिल्ली में चले जाइए, इंदौर में चले जाइए, जहाँ कोचिंग्स होती हैं, वहाँ पे चाय बेचने वाला तक वही बच्चा है जो इसी की तैयारी वो सर बिल्कुल क्यों? मुखर्जी नगर में अगर क्योंकि वो जाते हैं सब बड़े-बड़े करते थे। बड़े-बड़े वादे करके आ गया था और वो बड़े-बड़े वादे हुँ, परिवार ने सब कुछ मान लिया कि उसका तो सिलेक्शन हो ही रहा है। हो ही रहा है। ये पहली बड़ी गलती करते हैं। बच्चे जो टूट जाते हैं, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो होते हैं जो अपने घरवालों को सही पिक्चर नहीं दिखाते। आप बड़ा सपना देख रहे हैं, घरवालों के लिए सपना देख रहे हैं, पर घरवालों को रियलिस्टिक सिचुएशन ज़रूर बताइए कि इसमें ये रिस्क है, ये गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अगर घरवाले आपके साथ एक टीम बन करके काम करेंगे, तो आप जीवन में कभी डिप्रेस नहीं होंगे और विश्वास मानिए कभी भी किसी भी बच्चे का अकेले सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसके घरवालों के साथ मिलके उसकी टीम का होता है बिल्कुल, बिल्कुल सर। और जिसके साथ टीम नहीं है, वो अकेला कितना कुछ भी कर ले, सेलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर जैसे मैंने किसी टीचर का एक बात कहीं थॉट सुना था, जैसे शॉर्ट सर हम भी कभी देख लेते हैं। सर उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो 2 साल तक वो अच्छे से तैयारी करे। उसके बाद उसको एक साइड बाय साइड प्लान बी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि वो पढ़ चुका है। अब सिर्फ उसे रिवाइज़ करना है चीज़ें। और प्लान बी तैयार क्योंकि एक मोटी रकम सर जैसे हम मान लीजिए अब आप नहीं ले रहे सर और लोग तो सर ले रहे हैं। सर वो एक मोटा अमाउंट देना फीस के अलावा भी सर खर्चा होता है। सर ऐसे में सच में ऐसा करना चाहिए बच्चों को भी प्लान बी को भी एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए प्लान ए के साथ में? देखिए, प्लान बी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि प्लान बी क्या और कब?
मैं इसे एक और चीज़ से जोड़ता हूँ। ये 3 अलग-अलग फ़ेज़ हैं। पहला फ़ेज़ है जब आपने तैयारी शुरू नहीं की। मैं मानता हूँ कि वो बच्चा ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो जाता है जो तैयारी में आने से पहले अपना प्लान भी रेडी कर चुका है। अच्छा। मतलब उसने बहुत अच्छे कॉलेज में कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री ले ली है। हुँ, किसी अब देखिए सीआईटीएन बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास ये जॉब तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो पहले तो अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो पहली तो चीज़ ये कर लीजिए कि किसी अच्छे कॉलेज से कोई अच्छी प्रोफ़ेशनल डिग्री ले लीजिए, ताकि आपको ये डर ना रहे कि भैया अगर फ़ेल हो गए तो जाके रिक्शा चलाना पड़ेगा, मोमोज़ बेचने पड़ेंगे। कम से कम ये वाली फीलिंग नहीं रहेगी, बिल्कुल। है ना? तो पहली चीज़ तो प्लान भी आपको तैयार करने के बाद एग्ज़ाम में आना चाहिए, एक। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप कुछ और ना करें क्योंकि एग्जाम की तैयारी फुल टाइम तैयारी है क्योंकि ये बहुत एंगेजिंग तैयारी है तो उस टाइम आप कोई और कोर्स बच्चे बहुत सारे कोर्स करते रहते हैं बहुत सारे एग्जाम्स पैरेलल देते रहते हैं आप एक साथ दो एग्जाम भी देंगे तो आप दोनों में सेलेक्ट नहीं होंगे बच्चे तो यहाँ चार चार एग्जाम एक साथ देते रहते हैं तो ये दूसरी बड़ी गलती है या हुँ, दूसरा फेज है जिस पर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि तैयारी के दौरान किसी भी प्लान बी के बारे में दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ख्याल ही कहीं ना कहीं उसके भरोसे को तोड़ रहा है उसके भरोसे को कमजोर कर रहा है कि मेरा हो सकता है ना हो और ये परीक्षा भरोसे की परीक्षा है, कॉन्फिडेंस की परीक्षा है। अगर उसने कहीं भी अंदर ये मान लिया कि उसका नहीं होने वाला है, तो उसका पक्के में नहीं होने वाला है। और अगर आप 2 चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो आपकी तैयारी 3 गुना बढ़ चुकी होती है, 3 हिस्से में बढ़ चुकी होती है। एक पहला काम, एक दूसरा काम और एक इससे उसमें स्विच करने और उससे इसमें स्विच करने का टाइम। हाँ, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब आप तैयारी की डेस्क पे जाएँ, उससे पहले प्लान बी रेडी करिए। बिल्कुल। जब आप तैयारी कर रहे हैं उसमें प्लान बी के बारे में सोचिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ और उसे कहते हैं एग्ज़िट आपका तय होना चाहिए। जिस दिन आप तैयारी शुरू करें, उस दिन आपको एक कागज़ पे लिख लेना चाहिए कि मैं इस दिन तक ही तैयारी करूँगा, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं होता है तो मैं चला जाऊँगा। विश्वास मानिए 99% बच्चे एग्ज़िट नहीं डिसाइड करते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड पैसा होगा, तो आप उसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करेंगे। अब यहाँ बच्चे के पास ये है कि भई 32 साल तक उम्र है, तो मैं 32 साल तक तैयारी करूँगा, नहीं होगा तो कुछ और देख लूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 बच्चे एग्ज़िट अगर डेट डिसाइड कर लें, तो उनके फेल होने की संभावना नहीं है। अब एग्ज़िट डेट कितनी होना चाहिए? मैं आपके उस सवाल पे वापस लौटता हूँ। यूपीएससी की तैयारी में 3 साल से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है। 3 साल से 3 साल से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है और बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो 3 साल के बाद फिर कभी सेलेक्ट होते हैं। 3 साल ही सिलेक्शन होता है। नंबर 1 हुँ, जब आप पहले साल तैयारी करें, तो पहले साल में आपने तैयारी की पूरी ताकत लगाइए और उसे अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाइए। हुँ, अगर किसी एकाध गलती से आप फेल हो गए प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो सेकंड ईयर को कहते हैं करेक्टिव ईयर हुँ। कि जो मिस्टेक्स हैं, अगर आपने अपना 100% दिया तो आपको मिस्टेक्स क्लियरली दिख रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सेकंड ईयर में उसे करेक्ट कर लीजिए, हुँ, तो वो करेक्टिव ईयर्स होता है। और एक तीसरा जो होता है उसे कहते हैं प्रमोशनल ईयर। प्रमोशनल ईयर का मतलब ये है कि मुझे मान लीजिए पहले साल में या दूसरे साल में जो पोस्ट मिली, वो पोस्ट वो नहीं है जो मुझे चाहिए, हुँ, तो मैं वो मनचाही पोस्ट के लिए तीसरे साल एग्ज़ाम दूँ। अगर आपका 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपना 100% दिया नहीं है या आप इस परीक्षा के लिए बने ही नहीं हैं। तो 2 साल में आपका प्री नहीं होता है, आप छोड़ के चले जाइए हुँ, और 3 साल से ज़्यादा किसी भी हालत में मत दीजिए। किसी भी हालत में मत दीजिए। अगर आपके 2 लगातार प्रीलिम्स नहीं हो रहे हैं, तो आगे भी आपका कभी सिलेक्शन नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लायक नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पहले 2 सालों में अपनी 100% मेहनत नहीं की, तो मक्कारी आपके खून में है, आगे भी आप मेहनत नहीं करोगे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला फ़ेज़ है, जब आप तैयारी करने की शुरुआत करें, उससे पहले ही आप प्लान बी रेडी करके जाएँ। बिल्कुल। ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। दूसरा, तैयारी के लिए ये कहा जाता है कि इस धरती की कोई भी चीज़ 1000 दिन से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती। 3 साल मतलब आप 1000 दिन दे चुके हैं। बिल्कुल। 1000 दिन से ज़्यादा कोई भी चीज़ डिज़र्व नहीं करती। अगर 1000 दिन में आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप इस फालतू की चीज़ में अपना वक़्त बर्बाद करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका 3 साल बाद आप एग्ज़िट कर गए और आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री करूँगा उन टीचर से और वो ये कि प्लान बी तैयारी के साथ-साथ नहीं। प्लान बी एक्चुअली फिर प्लान ए हो हुँ, और वो एबीसीडी सब कुछ हो, फिर वही सब कुछ हो और फिर अच्छे से समझिए, कभी भी प्लान बी कोई छोटी नौकरी नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कि भैया यूपीएससी नहीं निकला तो हम पीएससी निकाल लेंगे, क्योंकि तुम वहाँ फेल हुए तो यहाँ भी फेल होना तय है क्योंकि तुम्हारी आदतें और एग्ज़ाम का नेचर मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो कभी भी प्लान बी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। प्लान बी होना चाहिए कोई ऐसा सेक्टर जिसमें आपकी हर एक दिन की मेहनत, हर 1 मिनट की मेहनत आपको कोई रोज़गार दे दे। मतलब कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स और वो प्रोफ़ेशनल कोर्स जो कम से कम अगले 15 साल पुराना ना पड़े। हाँ,
और वो भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो आइडियली अच्छा ग्रेजुएशन करके आइए। हुँ। अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा नहीं है तो 3 साल यूपीएससी दीजिए और उसके बाद पीजी बहुत कमाल का प्रोफेशनल कोर्स करिए, ताकि अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट ना हो तो आप यूपीएससी से बेटर ज़िंदगी जिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यूपीएससी में फेल होना ज़िंदगी खत्म होना नहीं है। यूपीएससी में फेल होने का मतलब ये है कि आप उससे बेटर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली। सर जैसे हम बात करें यूपीएससी की तैयारी की, सर ये लोगों के लिए बहुत अचंभे वाली बात होगी कि भोपाल पूरे इंडिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है। सर तो ये चीज़ जब मुझे मालूम पड़ी तो उतना ही ताज्जुब मुझे भी हुआ, जैसे मेरे व्यूअर्स को भी होने वाला है। सर तो ये जगह इतनी उपयुक्त क्यों है? भोपाल इतना ज़रूरी कैसे और कब बन गया कि यूपीएससी के इतने सारे सिलेक्शन हो रहे हैं? थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को कन्फर्म करूँ कि हाँ, बिल्कुल, पिछले 10 साल से किसी एक शहर ने इतने सिलेक्शन नहीं दिए जितने भोपाल देता है। मध्य प्रदेश में तो कोई दूसरा शहर है ही नहीं, बाकी देश में भी कोई ऐसा शहर नहीं है मेरी जानकारी में जो हर साल 15 से ज़्यादा सिलेक्शन देता हो। भोपाल हर साल कम से कम 15 सिलेक्शन दे रहा है यूपीएससी में, और ये इसके पीछे मुझे 3 बड़े कारण दिखाई देते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है यहाँ के स्कूल्स का लेवल। यहाँ के स्कूल बहुत कमाल के हैं। यहाँ के स्कूल, आपको आश्चर्य होगा, एक-एक स्कूल ने 5-5 6-6 आईएएस ऑफिसर्स दिए हैं और टॉप रैंक ऑफिसर्स दिए। तो यहाँ के स्कूल की ग्रूमिंग बहुत कमाल है। यहाँ के स्कूल की एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि शायद देश के किसी होगी कहीं और बेहतर, पर स्कूल की एजुकेशन यहाँ बहुत कमाल है। दूसरा, यहाँ ये एक एजुकेशन सिटी है जहाँ कम से कम 10 नेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, बिल्कुल। जिसमें पढ़ने के लिए पूरा देश भोपाल आता है। तो पूरे देश के बेहतरीन बच्चे भोपाल के इन नेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नेशनल इंस्टीट्यूशन मुझे नहीं लगता किसी और देश, किसी और शहर में होंगे। तो पहले यहाँ स्कूल बहुत दमदार है। दूसरा, यहाँ पर पूरे देश के बेहतरीन बच्चे यहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि शहर की सबसे बड़ी खूबी है, आप कहीं भी चले जाइए, मॉल में चले जाइए, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, हो सकता है आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा हो, आप 3 से पूछिए, उनमें से एक आईएएस होगा। बिल्कुल। मतलब यहाँ इतने अधिकारी रहते हैं, इतने अधिकारी रहते हैं और इतने ईज़ी गोइंग अधिकारी रहते हैं कि आपको राह चलते अधिकारी मिल जाते हैं, आईएएस अधिकारी मिल जाते हैं। और एक तो यहाँ बहुत सारे अधिकारी रहते हैं, उनको हम काम करते हुए देखते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम वो चीज़ें करना चाहते हैं। ऊपर से ये अधिकारी इतनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने अपने भोपाल में 20 साल हो गए मुझे, मैंने 20 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी अधिकारी ने, अगर किसी बच्चे ने मदद माँगी हो, कोई सलाह माँगी हो, तो उससे मना किया हो। यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेटिक शहर है, ये नौकरशाहों का शहर है। यहाँ इतने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफ़सर रहते हैं कि आपको हर दूसरा आदमी वही मिलने वाला है और वो आदमी आपकी मदद करने के लिए आपसे ज़्यादा तैयार है, आगे बढ़ कर के आपकी मदद करना चाहता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो पहले यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूशन, दूसरा यहाँ ब्यूरोक्रेसी का मौजूद होना, और ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो मदद करना चाहती है। आप जिससे बात कर रहे हैं, पता चला कि वो चीफ सेक्रेटरी है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का, बाहर उनका बहुत रौब होता है, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। बड़ा अजीब-सा यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा अच्छा हम्बल वो है। हुँ। और एक तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे दिखाई देता है, वो ये है कि इस शहर में एक कमाल का इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम है। यहाँ के कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, भारत भवन जैसी जगह हैं, जहाँ पर हर दिन हफ्ते भर में कम से कम 10 इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिबेट हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, क्विज़ेस हो रही हैं। तो ये पढ़ने लिखने वाले लोग आपस में जुड़े हुए भी हैं। जुड़े हुए हैं तो आपके पास हर एक चीज़ के 4 सॉल्यूशन हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसके 4 प्रोफ़ेसर आपके पास होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, दूसरा ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, और तीसरा वो एक-दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं। तो ये शहर इंटेलेक्चुअली एक ऐसा माहौल देता है, जैसा दिल्ली में भी नहीं है या हमारे देश के किसी शहर में नहीं है। और उसमें बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ रहने वाले अधिकारियों को जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरी ताकत लगा के इस शहर के बच्चों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए आईएएस की तैयारी के लिए इससे अच्छा माहौल, एक और चीज़ मैं कहूँगा, हाँ। ज़्यादातर शहरों में बच्चे आईएएस की तैयारी जो है वो कोचिंग टीचर्स से पूछ करके, या जो नए-नए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ करके करते हैं, टॉपर से पूछ के। इस शहर में आईएएस की तैयारी करने वालों को उन लोगों का गाइडेंस मिलता है जो 15 साल 20 साल सर्विस कर चुके हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हवा-हवाई नहीं है, ये केवल ग्लैमर नहीं है, ये रियलिस्टिक अनुभव है। तो सही मोटिवेशन, अनुभवी लोगों का गाइडेंस और एक-दूसरे की मदद करने की भावना इस शहर को इतना यूनिक बना देते हैं, जो इस देश का तो कोई शहर मुझे दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर जैसे हम बात करें सिविल सर्विसेज़ क्लब, सर तो ये कैसे बड़े-बड़े शहरों को, जैसे हम मान करिए दिल्ली की बात करते हैं सर, भोपाल को हम एमपी का ही पूरा हिस्सा मान के चलते हैं कि यूपीएससी का हब भोपाल ही है। सर दिल्ली से कैसे फाइट करने में सिविल सर्विसेज़ क्लब आगे है?
और कैसे आप अलग बनाए? क्योंकि सर हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। देख हम एज़ अ एमपी से हैं और उसमें से भोपाल से हैं। तो सर ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देखिए हम देश को साल के 15 और 16 और 20 बच्चे दे रहे हैं सर। ये तो बहुत गर्व की चीज़ है सर हमारे लिए। सर तो हमारा सिविल सर्विसेज़ क्लब दिल्ली से कैसे अलग हो गया? थोड़ा ये बताएँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर साल हमारे पास करीब 5-6 स्टेट के बच्चे आते हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की भी होती है जो दिल्ली के बच्चे हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज किया और उसके बाद वो पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं, सिविल सर्विसेज़ क्लब में आते हैं। और उसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने इसे एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल के तौर पे तैयार किया है। हम कोशिश करते हैं 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि देखिए, कोई भी बच्चा जब तक उसे कोई चीज़ रोचक नहीं लगती तब तक वो उसे नहीं पढ़ेगा। तो हम उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। हम उसे इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग में, हम उसे एंगेज करते हैं लर्निंग में और ताकि वो इवॉल्व हो जाए, ताकि वो जैसा व्यक्ति था उससे बेहतर व्यक्ति बन जाए। तो हम एक व्यक्ति को एक प्रशासनिक अधिकारी जैसी सोच, समझ और क्षमताएँ विकसित करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो अभी तक मेरी नज़र में कोई कोचिंग नहीं कर पा रही है। एक ये चीज़ है जो शायद बच्चों को भोपाल की तरफ खींचती है या सिविल सर्विसेज़ क्लब की तरफ खींचती है। और एक जो दूसरी मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ और है कि मैं या मेरे टीचर्स या यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, वो बच्चों के लिए 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। तो सामान्यतः बड़ी-बड़ी कोचिंगों में जो टीचर होता है उसके आस-पास बाउंसर्स चलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल सर। और टीचर्स से बात कर पाना किसी बच्चे की बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पर टीचर को आप 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं। आप आपके एक फ़ोन पर एक मैसेज पर टीचर अवेलेबल होता है। हम बच्चे के कपड़े तक पहचानते हैं कि वो कौन-कौन से कपड़े हैं उसके पास। हम ये तक जानते हैं कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं, अगर वो हैंग आउट भी कर रहे होंगे तो कहाँ कर रहे होंगे। उसकी फ़ेवरेट मूवी क्या है, वो डिप्रेस होता है तो उसे क्या चीज़ कह कर के दे करके चीयर अप किया जा सकता है। तो हम बच्चों से शायद जुड़ते हैं, हम उनके दोस्त हैं और जब उनके दोस्त हैं तो भले ही हम सबको आईएएस ना बना पाएँ, पर हम उन्हें एक अच्छा इंसान बना देते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल सर। स्किल्ड इंसान बना देते हैं, तो वो या तो यूपीएससी कर लेते हैं या उससे कुछ बेटर कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जैसे हम बात करें, जैसे आपने बताया आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं सर आप बच्चों को और हिस्ट्री में तो बहुत फ़ैसिनेटिंग है सर हिस्ट्री सुनने में, समझने में क्योंकि बचपन में जब हम पढ़ते थे तब बहुत बुरी लगती थी। पर आज जब सुनते हैं समझने वाले टीचर्स हमको अच्छे मिल गए हैं। सर जो मूवीज़ आती हैं आजकल हिस्टोरिकल जो मूवीज़ बनती हैं जैसे हाल ही में छावा आई। सर तो ये क्या बच्चों की स्टडी में हेल्प करती है सर ऐसी मूवियाँ? 200% हेल्प करते हैं। देखिए अच्छा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हिस्ट्री है उसको पढ़ाने का पर्पज़ ही यही है कि आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट करें, उस हुँ, व्यक्ति के संघर्ष को समझें, उस व्यक्ति के डर को समझें, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझें और उन चीज़ों को आप अपने अंदर डेवलप करें। इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छी चीज़ें थीं तो आप उसे सीख लीजिए, किसी व्यक्ति ने कोई गलती की थी तो आप उसे सीख लीजिए और दोबारा वो गलती ना करिए। तो इतिहास हमें सबक सिखाता है, अच्छे और बुरे दोनों। और दिक्कत ये है कि हमारा जो इतिहास है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो कॉलोनियल हिस्ट्री है। वो हुँ, औपनिवेशिक इतिहास है, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ लिखा है, जो हुँ, लगभग एक एशियाटिक सोसाइटी बनी थी हुँ। 1784 में, उसके बाद से लिखना शुरू हुआ था और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1910 के आसपास भारतीय इतिहास बनाया था। तो ये जो लगभग हमारे 125 साल में हमारा इतिहास जो लिखा गया, जिसमें मैक्स मूर का बहुत बड़ा योगदान है, ये इतिहास पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे लिखा गया है, जिसका मूल ये था कि भारतीयों में किसी भी तरीके से सम्मान की भावना ना आ जाए। भारतीयों के अंदर हीन भावना भर दो, उन्हें ऐसा इतिहास पढ़ाओ कि उन्हें लगे कि वो एक लुटे-पिटे, एक बहुत ही क्या कहें दकियानूसी देश के नागरिक हैं, हाँ। ताकि उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की भावना ना आ जाए क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अपने इतिहास को समझ जाएँगे, तो वो तो अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए हमारा जो इतिहास आज तक हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, हाँ। वो इतिहास असल में औपनिवेशिक इतिहास है, कॉलोनियल माइंडसेट से लिखा गया इतिहास है। अब जब हम खुद को पहचान रहे हैं, नए भारत में जीने लगे हैं, हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर के बहुत खुल कर के अब लोगों से बात करने लगे हैं, तो हम ये जो अनसंग हीरोज़ हैं, इन पर फ़िल्में बना रहे हैं। तो एक इतिहास तो हमें सिखा ही रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हम मूवी से सीख तो रहे ही हैं, दूसरा हमें एक भारतीय होने पे बहुत गर्व हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल और सर। हमें अपने इतिहास के महापुरुषों से वो प्रेरणा मिल रही है, जो चूँकि हमारे अपने लोग हैं, इसी हुँ, मिट्टी पर वो लोग रहे हैं, उनमें इस तरह की इस तरह की क्षमताएँ थीं, इस तरह का भाव था, उससे प्रेरणा लेकर के हम असल में सही मायने में पहली बार एक बहुत सक्षम, सपना देखने वाला, ताकतवर भारतीय तैयार कर रहे हैं, जो बुनियाद होगी एक विकसित भारत की। तो इतिहास की ये फ़िल्में सबसे बड़ा रोल निभा रही हैं, सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं,
विकसित भारत के बहुत ही महत्वाकांक्षी नागरिक तैयार करने में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सर आपसे सिविल सर्विसेज़ क्लब को लेकर मैं पूछना चाहूँगी कि आने वाले 5 सालों में जैसे आपको समय हो गया है, सर आने वाले 5 सालों में आप क्लब को या सिविल सर्विसेज़ या अपने आप को या अपने बच्चों को किस हिसाब से देखना चाहेंगे? आने वाले मैं ऐसे भी पूछना चाहूँगी कि आने वाले 5 सालों की आपकी क्या योजनाएँ हैं? ये थोड़ा हमको बताएँ। देखिए काम तो हम वही करना चाहते हैं, पर थोड़ा-सा मैं दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। अभी हम केवल उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो बच्चे यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पर विश्वास मानिए जैसे आपको हवा पानी चाहिए वैसे ही आपको ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान की ज़रूरत हर किसी को है, हर किसी को है। बिल्कुल, और जब से इन्फॉर्मेशन का ये ओवरलोड आया है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तब से हमारे अंदर ज्ञान की भूख और बढ़ रही है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पूरी पता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी बहुत समय से इच्छा है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, एक ऐसा नॉलेज सेंटर क्रिएट किया जाए जहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स से लेकर के बिज़नेसमैन, जर्नलिस्ट को बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, उनमें बिल्कुल। लगातार भूख होती है। हाउसवाइफ्स, छोटे बच्चे, टीचर्स सबके लिए कोई ना कोई नॉलेज एक्टिविटी हो, बहुत सारी क्विज़ेस हों, डिस्कशंस हों। तो मन है कि अगर संभव हुआ तो कुछ इस तरह का सेंटर बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे सबको अपने ज़रूरत के हिसाब से नॉलेज पिल मिले, बिल्कुल, नॉलेज की गोली मिले ताकि उन्हें हर हफ्ते वो नॉलेजेबल रहें, ताकि वो हर हफ्ते जब किसी से बात करें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि ये तो हमने कभी सुना नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे शहर के लोग नॉलेज वाइज़ थोड़ा कॉन्फिडेंस से बातें कर पाएँ, बाहर कहीं जाएँ तो दूसरे शहर के लोग उन्हें देख के पहचान जाएँ कि ये पढ़े-लिखे शहर से आए हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक इस तरह का नॉलेज सेंटर खोलूँ, जो हर प्रोफ़ेशन, हर आयु वर्ग, हर तरह के लोगों के लिए नॉलेज एक्टिविटीज़ क्रिएट करे। बिल्कुल सर, क्योंकि सर क्या होता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, सर ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। पर हमारी वो ज़रूरत बिल्कुल, हमेशा रहती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सर, जिसके अंदर भूख जो रहती है सर पढ़ने की वो हमेशा रहती है। सर पढ़ने से एक चीज़ मुझे याद आई, सर आपकी कोई फ़ेवरेट बुक होगी ना सर, जिसे आप खाली टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं? गुनाहों का देवता मेरी पसंदीदा किताब है। वाओ! मैंने कॉलेज के दिनों से लेकर के अब तक उसे कई लोगों को गिफ्ट भी किया है और मैं बार-बार पढ़ता हूँ। सर मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही खत्म की है उसको, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। और सर उसके अलावा सर हम जैसे लोगों को आप कौन-सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो पंडित नेहरू की एक बड़ी कमाल की किताब है, विश्व इतिहास की झलक हाँ, या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसे पढ़िए। अच्छा, आप दुनिया ऐसी क्यों है उसे समझ जाएँगे और आप इमेजिन कर पाएँगे कि दुनिया अगले 100 साल बाद कहाँ जाने वाली है। बहुत कमाल की किताब है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। एक लैंड ऑफ सेवन रिवर्स एक बहुत अच्छी किताब है जो कि संजीव सान्याल ने लिखी है। वो किताब मैं जनरली हर बच्चे को सबसे पहले वही किताब पढ़ाता हूँ, अच्छा, जो बेसिकली इतिहास को देखने का एक टूरिस्टिक नज़रिया है, कि जब हम कहीं जाते हैं, हमें कोई पुरानी बिल्डिंग देखती है, तो हमें उसमें कैसे इतिहास खोजना चाहिए। तो बहुत कमाल की बुक है, संजीव सान्याल ने लिखी है। एक इन्कार्नेशन नाम की किताब है, सुनील खिलरानी ने लिखी है, बहुत कमाल की किताब है। वो किताब बेसिकली हमारे देश के कुछ 50 बेहतरीन लोग जो पूरे भारतीय इतिहास में अब तक हुए हैं, हुँ, उनका आज हमारी इस लाइफ में कितना असर दिख रहा है। मतलब अम्बेडकर हमारे पूजा घर में मूर्ति के तौर पे या फ़ोटो के तौर पे पहुँच गए हैं, इससे लेकर के अम्बेडकर से लेकर अब तक का अम्बेडकर का सफ़र। अच्छा, गौतम बुद्ध का वहाँ से लेकर के अब तक का सफ़र, ये बहुत कमाल की किताब है। इन्कार्नेशन उसका नाम है, उसे पढ़ा जा सकता है। एक बीबीसी का वो था रेडियो शो था हुँ, उस पर एक किताब लिखी गई है। बिल्कुल। तो ये कुछ मेरी पसंदीदा किताबें हैं। बिल्कुल सर। सर एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे मैंने बहुत टाइम ले लिया है। सर क्या करें, आप इतना ज्ञान हमको बता रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, मेरी पूरी टीम को बहुत मज़ा आ रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक ऐसा कोई सपना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? मैं इस देश के हर बच्चे से जुड़ना चाहता हूँ और उनकी घंटों बैठ कर के काउंसलिंग करना चाहता हूँ। जी। पता नहीं कैसे कर पाऊँगा और पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे कोई ऐसी ताकत दे दे कि मैं हर बच्चे से जुड़ा रहूँ, हर बच्चे का दोस्त बन जाऊँ और उससे वो बातें करूँ जो कई बार वो अपने टीचर से, माँ-बाप से, भाई-बहन से नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो ये सपना है, अब देखिए कितना पूरा हो पाता है। सर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा कुछ मतलब अपने बच्चों को कुछ बोलें ऐसा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, एमपीपीएससी का, यूपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे उसके लिए दृढ़ तरीके से तैयारी करें और तैयार रहें। कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि देखिए जीवन एक है और मैं इतनी माइथोलॉजी तो जानता हूँ कि मानव जीवन जो है वो बहुत सारी योनियों के बाद मिलता है। तो एक जीवन है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में जीवन बहुत इवॉल्व हो चुका है और अगर आप इस समय में इस धरती पे पैदा हुए और उसके बाद भी अगर आप आज का समय नहीं जी पाए, आज का जीवन नहीं जी पाए, तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और हमारी उम्र में 25 साल हम उस जीवन की तैयारी में लगाते हैं, वहाँ पहुँचने में लगाते हैं, जहाँ पहुँच कर के हम अपने समय का सबसे अच्छा जीवन जी पाएँ।
तो तैयारी कमज़ोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कमज़ोर होगी, तो आप बहुत ही औसत ज़िंदगी जी कर के चले जाएँगे इस धरती से, और जब आप जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा गिल्ट होगा कि जब आपके पास वक़्त था, तो आपने बड़े सपने नहीं देखे, उनके लिए अपने जीवन की सबसे अच्छी मेहनत नहीं की, तो आप अभी तैयारी के फ़ेज़ में हैं। बड़ा सपना देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, मानव जीवन बहुत ज़बरदस्त है, तो बड़े सपने देखिए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि आप जल्दी ज़िंदगी जीना शुरू कर सकें, और पूरी ज़िंदगी एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड जो आप जिएँ, वो जी करके आपको सुकून हो बुढ़ापे में। थैंक यू सो मच सर। ताकि तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सर के साथ हम हमारी जो आज ये बातचीत हुई है, वो एमपीपीएससी हो या यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गाइड का काम करेगी। और आने वाले समय में आप अगर पीछे गो बैक जा रहे हो, तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए हर बार कुछ नया। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय। थैंक यू।